PSC 113 ये आज की हमारी बुक है। यहाँ पर देखिएगा बुक का नाम है आधुनिक राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 3rd ईयर की रहेगी। इसमें हम बात करेंगे आधुनिक राजनीतिक जो दर्शन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लगभग इसमें 5 ब्लॉक दिए गए हैं और पूरे 5 ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो टोटल 13 चैप्टर यानी 13 चैप्टर हैं इसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक चैप्टर जितना रहेगा सभी चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्या है, ज्ञानोदय, तर्क संगतता और आधुनिक विचार। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ज्ञानोदय। ज्ञानोदय क्या होता है, सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ। अगर हम बात करें 16वीं और 17वीं शताब्दी में पूरी विश्व जो है करवट बदल रहा था। ठीक है, इस दौरान यूरोप में उथल पुथल का बड़ा दौर जारी था और वैज्ञानिक क्रांति से जो पुरानी मान्यताएं थी वो बिल्कुल हिल गई थी। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जो यूरोप है वहाँ पर धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। ठीक है, यानी वहाँ पर जो ईसाई धर्म है, ये जो पादरी हैं, उनका एक प्रकार से वर्चस्व बहुत ज़्यादा बना होता है। यानी पूरा जो यूरोप है वहाँ पर धार्मिक जो चीज़ें हैं वह ज़्यादा थी। ठीक है, आगे चल करके जब 16वीं और 17वीं शताब्दी आती है तब वहाँ पर ऐसे कई सारे थिंकर आते हैं, ऐसे कई सारे विचारक आते हैं। ख़ास तौर से अगर मैं बोलूँ जैसे एडम स्मिथ हैं, ठीक है, डेविड ह्यूम हैं, इमैनुअल कांट हैं, रूसो हैं, जो पूरे यूरोप में आते हैं 16वीं 17वीं शताब्दी में। एक प्रकार से ज्ञानोदय, ज्ञानोदय का मतलब होता कि वह शताब्दी जहाँ पर बौद्धिक क्रांति हुई, जहाँ पर विज्ञान की बातें होती हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि जो धर्म है वह हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, बल्कि विज्ञान के जरिए, तर्क वितर्क के जरिए हम बहुत आगे जा सकते हैं। यानी जो हमारी पिछली शताब्दियाँ थी वो बर्बर शताब्दियाँ थी। नहीं, एक प्रकार से क्योंकि ईसाई धर्म में बोला जाता था कि जो मनुष्य है वह ब्रह्मांड को समझ नहीं सकता है और जो किताबों में लिखा गया, खास तौर से जो बाइबल में लिखा गया है वही सत्य है। यानी ईसाई और पादरी का पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा बोलबाला था। 16वीं 17वीं शताब्दी में क्या होता है कि एक प्रकार से जो पुरानी मान्यताएं थी, जो पुरानी चीज़ें थी, जब नए नए विचारक आते हैं और ये पूरे यूरोप में इस बात को फैलाते हैं कि जो विज्ञान है, जो साइंस है वो बहुत आगे है, जिसके जरिए मनुष्य प्रगति कर सकता है और बहुत आगे बढ़ सकता है। इससे क्या होता कि पूरे यूरोप में जहाँ पर धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, अब वहाँ पर नए नए थिंकर, नए नए विचारक, खास तौर से अगर हम बात करें रूसो की बात करें, या अगर मैं बात करूं सिसरो की बात करूं, डेविड स्मिथ की बात करूं, डेविड ह्यूम की बात करूं, इमैनुअल कांट की बात करूं, तो ये सारे जो विचारक आते हैं वो ज्ञानोदय का मतलब आप कह सकते हैं ज्ञान की सदी, जहां पर ज्ञान विज्ञान की बातें होती हैं। यहाँ पर नए नए थिंकर आते हैं, नए नए विचारक आते हैं। भैया कहाँ पर ये थिंकर विचारक आ रहे हैं, यूरोप में आ रहे हैं, क्योंकि यूरोप में पहले जो था वहाँ पर धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। पूरा यूरोप कह सकते हैं एक प्रकार से पाखंड में, और ईसाई धर्म के जो पादरी थे उनका पूरा वर्चस्व था। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्ञानोदय को लेकर। खास तो सुनिएगा, अगर मैं बोलूँ तो ज्ञानोदय की धारणा क्या है। ज्ञानोदय की प्रमुख विशेषता यह है कि ज्ञानोदय कालीन विचारकों का मत था अतीत की अपेक्षा हमारा बेहतर है। यानी ज्ञानोदय के जो विचारक हैं वो कहते हैं कि जो हमारी पुरानी शताब्दियां थी, जो हमारा अतीत था, उससे बेहतर हमारा वर्तमान होगा, क्योंकि आने वाला जो समय है वहाँ पर ज्ञान विज्ञान के जरिए, यानी ज्ञान विज्ञान के जरिए जो मनुष्य है वो बहुत आगे जा सकता है, और जो धर्म है वह हमें पीछे ले जा रहा है। ठीक है, ज्ञानोदय कालीन विचारकों ने यह वर्तमान की धारणा को गतिविधि बनाई। उस समय वैज्ञानिक खोजों एवं आविष्कारों ने लोगों को प्रति विश्वास बढ़ा। देखो, जब नए नए विचारक आते हैं कि भाई जो साइंस है, जो विज्ञान है वो बहुत आगे है। अगर मैं बात करूं जैसे रूसो हैं, इमैनुअल कांट हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि डेविड ह्यूम हैं, ये लोग आकर के पूरे यूरोप में बताते हैं कि साइंस जो है, जो विज्ञान है, उससे मनुष्य बहुत आगे जा सकता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे गैलीलियो हैं, न्यूटन हैं, मार्कोनी हैं, ये लोग जब नए नए आविष्कार करते हैं तो पूरे यूरोप को लगता है कि जो साइंस है, जो विज्ञान है,
वो बहुत आगे है। इससे क्या होता है, लोगों का जो विश्वास है वो विज्ञान और आविष्कारों में उनका प्रति विश्वास बढ़ता है। और ख़ास तौर से जब नए नए आविष्कार होते हैं, इससे कह सकते हैं पूरे यूरोप में ज्ञान, संचार हो, परिवहन हो, चिकित्सा हो, इस प्रकार की जब गतिविधियां होती हैं, खास तौर से एग्रीकल्चर सेक्टर हो, उद्योग हो, व्यापार हो, जब यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे अगर मैंने नाम लिया एडम स्मिथ, जैसे बल्ब का जो इन्होंने आविष्कार कर रखा है, या जितने नए नए मार्कोनी हैं, न्यूटन है, या जितने लोगों ने आविष्कार किया, इन आविष्कारों से क्या हुआ, जो यूरोप के लोग थे उनकी जो डेली लाइफ थी, जो उनका जीवन था, वो बहुत बेहतर होता चला गया। खास तौर से हम ज्ञानोदय में कह सकते हैं कि ज्ञानोदय के चिंतकों ने ज्ञान के प्रयोग और पर्यवेक्षण पर जोर दिया। यानी ज्ञान और विज्ञान भाई सबसे आगे है, और ज्ञान के जरिए जो मनुष्य है हर एक चीज को, यानी अंतिम सत्य तक वो पहुंच सकता है, इस बात को बताया। और आगे चल करके जब नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई खोजें होती हैं, तो पूरे यूरोप का इस बात में विश्वास हो सकता है कि जो धर्म है वह हमारे लिए एक बेड़ी है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, लेकिन जो साइंस और विज्ञान है उसके जरिए हम बहुत आगे तक जा सकते हैं और उसी के जरिए तरक्की हो सकती है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं वह कह सकते 16वीं 17वीं शताब्दी में हो रही थी, जब धीरे धीरे यूरोप में जो ईसाई धर्म का बोलबाला था, जो ईसाई धर्म लोगों पर सर चढ़कर के एक समय बोल रहा था, अब धीरे धीरे जो धार्मिक मान्यताएं थी पूरे यूरोप में घट रही थी, और वहां पर एक बौद्धिक क्रांति, या कह सकते हैं वहां पर साइंस और विज्ञान के प्रति लोगों में बड़ा बदलाव आया। लोगों को भाई लगा कि जो पुरानी शताब्दियां थी उससे हम बेहतर हो सकते हैं। भाई जब बल्ब का आविष्कार हो गया हो, मार्कोनी हो, न्यूटन हो, इस प्रकार के जब नए नए आविष्कार होते हैं, तब लोगों का जो विश्वास है वह ज्ञानोदय की शताब्दी। लेकिन ज्ञानोदय जो विचारक थे वो कह सकते हो कि एक प्रकार से साइंस हो, विज्ञान हो, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा उनका क्या था, मत रहता था। ज्ञानोदय के विचारकों ने वर्तमान को ज्ञान से परिपूर्ण बताया। यानी ज्ञानोदय विचारक कहते थे कि जो वर्तमान समय है वो ज्ञान से परिपूर्ण है, और अतीत को बताया कि वहाँ पर अज्ञानता फैली हुई थी, जहाँ पर धर्म का आडंबर, पाखंड, इस प्रकार की चीज़ें फैली हुई थी। और ख़ास तौर से अगर हम लोग बात करें, इस समय नए नए राजनीतिक विचार आते हैं, नए नए पॉलिटिकल थिंकर आते हैं, जो एक प्रकार से पूरे यूरोप में चेंज या परिवर्तन की बात करते हैं। क्योंकि अब यहाँ से धर्म का जो धार्मिक जो चीज़ें थी वह धीरे धीरे क्या होती हैं, कम होती हैं, और धीरे धीरे कह सकते हैं ज्ञान है, विज्ञान है, रिसर्च है, शोध है, चिंतन है, इस प्रकार की चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और जब नए नए आविष्कार होते हैं, इससे लोगों की लाइफ में, जीवन में कई सारे परिवर्तन आते हैं, कई सारे बदलाव आते हैं। इससे एक प्रकार से कह सकते हैं जो पूरा यूरोप होता है वह ज्ञान और विज्ञान की शताब्दी में आगे बढ़ता है, और वहाँ पर धर्म का जो आडंबर था धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रखा है, जो ज्ञानोदय झा उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा हम विशेषताओं पर हम चर्चा कर लेते हैं, शायद ये पूछा जा सकता है। ज्ञानोदय की पहली जो विशेषता है वैज्ञानिक प्रगति और तर्क। देखो भाई, जब ज्ञानोदय आता पूरे यूरोप में, ज्ञानोदय कालीन विचारक आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि जो विज्ञान है, वैज्ञानिक प्रगति आती है और तर्क वितर्क आता है। यानी वैज्ञानिक क्रांति के जरिए ज्ञानोदय की नींव रखने में महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि गणित है, विज्ञान है, इस प्रकार की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है, और जो एक प्रकार से धार्मिक चीज़ें थी या धार्मिक पाखंड था, उस प्रकार की चीज़ें जो होती पूरी यूरोप में, अब वह धीरे धीरे कम होने लगती। यानी अब जो लोग हैं वह विज्ञान की बात करते हैं, तर्क वितर्क की बात करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें पूरी यूरोप में होने लग जाती हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे, राजनीति और धर्म की पारंपरिक सत्ता के प्रति संशयवाद। देखो यहाँ पर क्या था कि जो राजनीति थी, जो धर्म था, उसमें एक प्रकार से संशयवाद आ जाता है, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, धर्म और राजनीति को एक साथ लेकर के चलते थे। लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या पूरे यूरोप में जब ज्ञान की शताब्दी आती है, तो ज्ञानोदय में एक ऐसा दृष्टिकोण शामिल था जहां ज्ञान के दावे पर संदेह किया गया। डेविड ह्यूम ने अपनी पुस्तक 1748 में अपनी पुस्तक में उन्होंने इस चीज़ को कहा, और संशय के कारण यूरोप में ज्ञानोदय के दौरान धर्म और राजनीतिक अधिकारों के बारे में सवाल उठाए गए। संशयवाद प्राचीन यूनान और प्राचीन भारत में अनजान दर्शन को देखा गया। ज्ञानोदय विचारकों ने लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया, लेकिन एक संस्था के रूप में जारशाही को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। देखो कह रहे हैं कि भैया कि जो ज्ञानोदय के विचारक हैं वो तो ज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन वो राजशाही का भी समर्थन करते नजर आते थे। जैसे अगर आप
मैं बोलूं कि जो नए नए थिंकर थे, नए नए विचारक थे, वो तो भाई कह रहे हैं कि भाई विज्ञान सबसे आगे है, साइंस सबसे आगे है और वैज्ञानिकता की सदी है और तर्क वितर्क पर काम होना चाहिए, लेकिन एक तरफ वो राज्य सत्ता का भी समर्थन करते थे। ठीक है, इसको लेकर के संशय था। दूसरा, मानव प्रगति होती है। भाई ज्ञानोदय की अगर हम विशेषता की बात करें, इस समय जो मानव है धीरे धीरे तरक्की कर लेता, क्योंकि जब नए नए आविष्कार होते हैं, अगर हम बात करें जैसे न्यूटन है, मार्कोनी है, या इस प्रकार से जो आविष्कार होते हैं, जब नए नए आविष्कार हुए, इससे क्या लोगों की जीवन बदला। अगर मैं बताऊं जैसे बल्ब का आविष्कार हो गया तो भाई क्या था, लोगों की लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ गया, मानव का विकास हुआ। भाई जब नए, अगर मैं बताऊं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में परिवर्तन आया तो क्या उत्पादन बढ़ा, उद्योग हैं, कृषि है, इन सभी क्षेत्रों में कह सकते हो जब नए नए आविष्कार हुए तो इन सभी क्षेत्रों में क्या प्रगति हुई और धीरे धीरे मानव का भी डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ ज्ञानोदय में। यह स्थानीय विशेषताएं, यूरोप में विभिन्न देशों में ज्ञानोदय की अलग अलग गति और स्थानीय संदर्भ है। इटली में चर्च के अधिकारों और शक्ति में कमी है, यानी कह सकते ज्ञानोदय के समय में जो एक समय इटली की बात करूं, वहां पर चर्च का बहुत बोलबाला था, यानी धर्म के खिलाफ भाई मेरे कोई बोल नहीं सकता था। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ज्ञानोदय के विचारक आते हैं ना, आप सब लोगों को शायद एहसास नहीं होगा, वहां पर जब ज्ञानोदय के विचारक आते हैं और जब कहते हैं विज्ञान आगे है, तर्क आगे है और जो मनुष्य है वो ब्रह्मांड को समझ सकता है ना, तो जो चर्च के पादरी होते हैं ना, इनको तो पता है, जो ज्ञानोदय के विचारक थे इनको पकड़ पकड़ के मारा जाता था, इनके कानों में तेल डाल दिया जाता था, क्योंकि आप सबको पता कि अगर कोई इंसान धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर दे, आसान बात नहीं है। कई तो ऐसे थिंकर थे यूरोप में जिन्होंने किताब लिख दी, किताब बंद कर दी और मर गए, बाद में पता चला कि उन्होंने ऐसी बात करी, यानी हिम्मत नहीं थी लोगों की कि वो ईसाई धर्म के खिलाफ बोल सकें। कुछ लोग आकर के हिम्मत करते हैं 16वीं 17वीं शताब्दी में, तब जाकर के लोगों में हिम्मत आती है। अरे रूसो हों, इमैनुअल कांट हों, अगर मैं डेविड स्मिथ की बात करूं, भाई धर्म के खिलाफ बोलना, और खास करके यूरोप में बोलना, जहां पर धर्म का बोलबाला हो वहां पर कोई आदमी आकर के बोलेगा और धर्म को यानी रिलीजन को चुनौती देगा और ईसाइयत को चुनौती देता था, ये आसान बात नहीं थी। इसलिए आप कह सकते हैं कि जब ज्ञानोदय के विचारक आते हैं तब लोगों पर जो धर्म का पाखंड था वह धीरे धीरे कम होता है और लोग विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, नए नए चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, उनमें तर्क वितर्क। क्योंकि जब पादरी होता था ना, जैसे मान लो पादरी चर्च में गए तो पादरी ने जो कह दिया सब सही है, कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता था। आप सबको पता कि जो धर्म होता है, जैसे भाई या मान लीजिए जो धार्मिक गुरु है, धार्मिक गुरु ने बोल दिया है तो सब वही सही मान लेते थे, उसके खिलाफ कौन तर्क वितर्क करेगा। इसलिए कह सकते हो कि आप धीरे धीरे तर्क वितर्क होने लगा, वैज्ञानिक उत्साह हुआ, लोगों में नवाचार आया, अब लोग तर्क वितर्क करने लगे। नहीं, ये भी एक प्रकार की क्या थी, विशेषता रही पूरे यूरोप में ज्ञानोदय के समय में। अगला, अनुभवजन। अनुभववाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ अनुभव है। यह ज्ञान का सिद्धांत जो कहता कि सभी अवधारणाएं और समझ यानी कह सकते हैं अब जो अवधारणाएं हैं, जो विचार हैं, किस पर आधारित होते हैं, अनुभव पर। इसने सबूत पर जोर दिया, विशेष रूप से वह वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग के माध्यम से एक किया गया। अनुभववाद मुख्य समर्थकों में जॉन लॉक थे। उन्होंने कहा कि जन्म के समय मानव मन एक खाली प्लेट होता है, अनुभव के आधार पर उसमें ज्ञान का संचार। अनुभव जन का मतलब यानी जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है तो जब जन्म होता है तो उसमें उसको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन जैसे भाई बच्चा बढ़ता बढ़ता चलता है वैसे बच्चे में क्या आते हैं, आप सब देखते होंगे ना कि समझदार होते चले जाते हैं। यानी जैसे जैसे हम लोग एक अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, अलग अलग चीज़ों का जब हम अनुभव करते हैं तो क्या होता है, हमें ज्ञान और चीज़ों का विस्तार होता है। ठीक है, उसके बाद है सर्वदेशीवाद। सर्वदेशीवाद का मतलब होता है, सर्वदेशीवाद का मूल विश्वास है कि दुनिया भर में मनुष्य मिलकर के एक समुदाय का निर्माण करे। 18वीं शताब्दी में अगर आप देखोगे विश्व नागरिकता और सर्वदेशी जैसे शब्दों का ज्ञानोदय में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। देखो, कह सकती हूँ कि ज्ञानोदय की शताब्दी में अगर आप देखोगे तो ज्ञानोदय के विचारकों ने विज्ञान और तर्क पर छानबीन की बात की। धर्म के नाम पर जो हिंसा की गई थी उसमें उसकी भर्त्सना की गई। धर्म के नाम पर पहले बहुत हिंसा होती थी लेकिन उसकी आलोचना की गई। कट्टरता धीरे धीरे कम होने लगी और कट्टरता के बाद आप कह सकते हैं सहिष्णुता। ज्ञानोदय में कह सकते हैं कि यहाँ पर धर्म निरपेक्षता पर बल दिया गया। ठीक है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो पूरा ज्ञानोदय का काल था यहाँ पर धर्म निरपेक्षता, साइंस, विज्ञान, रिसर्च, तर्क वितर्क, इन सारी चीज़ों पर क्या होता है, जोर दिया जाता है। हम लोग कह सकते हैं ज्ञानोदय काल में
कैथोलिक मत मानने वाले पादरी उम्मीद करते थे कि वह शास्त्र में लिखी गई बातों पर अमल करेंगे, उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन ज्ञानोदय के चिंतकों ने विवेक विरोधी कहा। ज्ञानोदय कालीन विचारकों ने अज्ञान और अंधविश्वास को बढ़ावा देने में चर्च की भूमिका की आलोचना। जो ज्ञानोदय के विचारक थे ना, वो चर्च की आलोचना करते थे, क्योंकि चर्च के पादरी कहते थे कि जो मैं बात कहता हूं उस पर कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा, जो चर्च कहेगा वही बातें माननी पड़ेगी। लेकिन ज्ञानोदय के विचारकों ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, बल्कि अज्ञानता जो है और अंधविश्वास उसको बढ़ावा देने में कह सकते हो कि जिस प्रकार से जो चर्च होते थे, जो पादरी होते थे, अंधविश्वास बढ़ाते थे, लेकिन ज्ञानोदय के आलोचकों ने इस अंधविश्वास और चर्च के खिलाफ उनकी आलोचना की। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार से बड़ा बदलाव आया पूरे यूरोप में। ज्ञानोदय, उससे पहले चर्च का बहुत ज्यादा पूरे यूरोप में बोलबाला था। उसी से के नए नए विचारक आते हैं, नए नए थिंकर आते हैं। अगर देखो ज्ञानोदय की प्रभाव में एक ऐसी राजनीति थी, राजनीति आधुनिकरण हुआ पश्चिम में ज्ञानोदय के कारण कह सकते हैं। वहाँ पर लोकतंत्र आया, नई नई संस्थाएं बनी, नए नए मूल्य बने, नए नए थिंकर आए, नए नए विचारक आए, नए नए, यानी पूरा यूरोप अगर कह सकते हैं बदल गया। नए नए अगर विचारकों की बात करें, जैसे इमानुएल कांट हैं, ये आए, वोल्टेयर हैं, ये नए विचारक आते हैं। मेंटेस्क्यू हैं, ये भी एक बहुत बड़े विचारक है, थिंकर है, ठीक है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकार हैं, जैसे होब्स हैं, जॉन लॉक हैं, रूसो हैं, यानी ये सब लोग क्या सिद्धांतों की बात करते हैं। नए नए राजनीतिक सिद्धांत आते हैं, नए नए विज्ञान आविष्कार होते हैं, नए नए प्रगति होती है। यानी ज्ञानोदय ने पूरी तरीके से कह सकते हैं पूरे यूरोप को बदल दिया, और पूरे यूरोप में नए नए थिंकर, नए नए विचारक, यानी कोई साइंस की बात करता था, कोई विज्ञान की बात करता था, पॉलिटिकल साइंस में कई सारे सिद्धांत आ गए, नए नए आविष्कार होने लगे। यानी कह सकते जो पूरा यूरोप था धीरे धीरे बदल गया। अब वहाँ पर एक प्रकार से जे.एस. मिल का सिद्धांत आ गया, जो जे.एस. मिल बात करते हैं, स्वतंत्रता को लेकर के बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत आता है, एक प्रकार कार्ल मार्क्स भी एक प्रकार से देखोगे तो मजदूरों को लेकर के और पूंजीपति को लेकर के जो इनका सिद्धांत आता है, यानी ज्ञान की शताब्दी, यानी कह सकते हैं इससे पूरे यूरोप में कह सकते हैं बड़े बदलाव है, और एक नया दृष्टिकोण, नए नए विचारक, नए नए थिंकर यहाँ पर आने लग जाते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में मोस्टली तो यही आपसे पूछा गया। आधुनिकता का विचार का मतलब होता है कि जब क्या होता है कि जब धीरे धीरे जो धर्म का प्रभाव था कम हो रहा था और लोग आधुनिक होते जा रहे थे। साइंस है, विज्ञान है, राजनीतिक दर्शन है। आधुनिकता में क्या हुआ, लोग व्यक्तिवाद, उदारवाद, सामाजिक अनुबंध, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, इन चीज़ों से लोग जुड़ते चले गए। अब धीरे धीरे बड़े बदलाव आने लग गए। ठीक है, उसी प्रकार से आप कह सकते हैं थॉमस होब्स, जॉन लॉक, रूसो ऐसे विचारक थे, ऐसे थिंकर थे जिन्होंने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत दिए या नई नई चीज़ों पर जोर दिया। ठीक है, एक प्रकार से जो धर्म का पाखंड था वो धीरे धीरे कम हुआ, लोग वैज्ञानिकता के और आगे बढ़े। अब उसमें समाज में नई क्रांति आने लगी, धर्म का प्रभाव कम हुआ और वैज्ञानिक तर्क वितर्क ज़्यादा होने लगा, रिसर्च होने लगी। इस प्रकार की जो चीज़ें थी वह ज़्यादा होने लगी। ज्ञानोदय की कुछ समस्याएं थी और ज्ञानोदय के ऐसे कई दृष्टिकोण हैं जिसकी इन्होंने काफ़ी आलोचना की। फ्रांसीसी क्रांति का अंत का शासन में संदेह, देखो ज्ञानोदय को लेकर के काफ़ी लोगों ने इसकी आलोचना भी कर रखी है। देखो ज्ञानोदय को लेकर के जो आलोचना की गई है उसका रीजन यह था कि भाई जो ज्ञानोदय था उसमें नई नई आविष्कार हो जाते हैं, नई नई चीज़ें आ जाती हैं। इससे लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो आलसी हो गया, आलस और प्रमाद आ गया है। यानी अब हम लोग प्रकृति नेचर से जुड़े नहीं हैं, बल्कि हम मशीनों के सारे इन चीज़ों के। ज्ञानोदय की जो पूरी आलोचना की जाती है उनको पता क्या बोलते हैं, उनको मैं बता भी देता हूँ। जो लोग ज्ञानोदय की आलोचना, क्योंकि अभी आपको इसमें बड़े चैप्टर हम पढ़ेंगे, ज्ञानोदय की आलोचना कह सकते हैं 18वीं शताब्दी में ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग आया, समूह था जो ज्ञानोदय के प्रत्येक पहलू की आलोचना की। ये इनको रोमांटिक चिंतक कहलाए। रोमांटिक चिंतकों ने ज्ञानोदय कालीन सत्य, विज्ञान, विवेक, तर्क की धारणा को इनकी आलोचना की। उल्लेखनीय कि ज्ञानोदय के चिंतकों ने वर्तमान को अतीत से बेहतर बताया और अतीत की वर्तमान की अपेक्षा परंपरागत अंधविश्वास आदि से परिपूर्ण कहा। जबकि रोमांटिक चिंतकों ने अतीत की तुलना में वर्तमान में मनुष्य को पतनशील बताया। देखो ज्ञानोदय की आलोचना इसलिए की गई क्योंकि लोग बताते कि मनुष्य का पतन हो रहा, क्योंकि हम लोग अब प्रकृति से नहीं, नेचर से नहीं, हम लोग उससे क्या है कटते चले जा रहे हैं। यानी जब से नई शताब्दी आई है तब से नए नए आविष्कार हो गए। यानी जो मनुष्य है धीरे धीरे आलसी होता जा रहा, अब वो ज़्यादा काम नहीं करता, मशीनों पर डिपेंड हो गया है,
या उसमें जो तर्क शक्ति थी या वो हर काम को मशीनों के जरिए, इस चीज़ों के जरिए, इसलिए कह सकते हैं इसकी थोड़ी सी आलोचना भी की जाती है। किसकी? ज्ञानोदय। और ज्ञानोदय की अच्छी खासी आलोचना, ज्ञानोदय के आलोचकों को क्या रोमांटिक चिंतक बोला जाता है। ज्ञानोदय की जो आलोचना की गई इसमें रूसो ने की थी ज्ञानोदय की आलोचना, ठीक है, जिसने प्राकृतिक अवस्था को वर्तमान मनुष्य की सामाजिक और अधिक अच्छी है, क्योंकि वास्तव में ऐसी आदर्श व्यवस्था जिसके आधार पर समय की सामाजिक और राजनीतिक मौत है। देखो रूसो कहता है कि जो नया टाइम आया है इसमें हम लोग प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं और हम लोग में एक प्रकार से वैज्ञानिकता आ तो गई है, लेकिन हम लोग नेचर से, प्रकृति से, चीज़ों से दूर होते चले जा रहे हैं। मनुष्य में आलस्य है, प्रमाद है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बढ़ रही, इसलिए ज्ञानोदय की क्या हो रहा है, आलोचना भी की जाती है। जब रूसो वाला चैप्टर मैं भी पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्ञानोदय की आलोचना को लेकर के अभी मैं थोड़े डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ताकि आपको ज्ञानोदय की आलोचना जो की जाती है आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला चैप्टर में यही है। चलिए अब हम अपना दूसरा चैप्टर देखते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या हमारा, प्रकृति की स्थिति और नोबल सेवज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2.3 देखो, रूसो की ज्ञानोदय की आलोचना। रूसो ने ज्ञानोदय की आलोचना क्यों की, ध्यान से सुनिएगा। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था वर्तमान मनुष्य की सभ्य सामाजिक अवस्था से कहीं अधिक अच्छी, यानी रूसो कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो बहुत अच्छी है, यानी मनुष्य की जो सभ्य सामाजिक अवस्था, यानी हमारा जो प्राकृतिक अवस्था थी, जब हम प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा यूज करते हैं, वो अवस्था हमारी बेहतर थी। वास्तव में यह एक ऐसी आदर्श व्यवस्था थी जिसके आधार पर वर्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। नहीं, जो हमारी प्राकृतिक अवस्था थी, जब हम नेचर का ज़्यादा यूज करते हैं तब कह सकते हो कि जो सामाजिक हो या राजनीतिक व्यवस्था हम उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके अनुसार आदिम मनुष्य एकांकी और जंगली जीवन व्यतीत करता था, यानी जब भाई मनुष्य जंगलों में रहता था, आप सबको पता कि जब मनुष्य शिकारी संग्रह करता था, सिर्फ जंगलों में रहता था और जानवरों का शिकार करके क्या करता था, उसको खा लेता था, ठीक है। यानी जब मनुष्य आदिम काल में क्या एक शिकारी संग्रह करता था, जंगलों में जीवन व्यतीत करता था, उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। यानी कह रहे हैं कि जब हम लोग जंगल में रहते थे तो हमारी जो इच्छा होती थी, हम लोग बड़ी थोड़े में अपना जीवन चला लेते, गुजर बसर हम थोड़ी चीज़ों में कर लेते थे। भाई जब इंसान जंगलों में रहता था और जानवरों को मार करके उनको खा लेता था, उस समय हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमें बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं चाहिए था। आज देखो आदमी के पास कितनी चीज़ें हैं फिर भी पूरी नहीं हो रही। तो कह रहे हैं कि जो आदिम समय था वहाँ पर क्या था, वहाँ पर यह था कि भाई हमारे पास बहुत कम इच्छाएं थी और बहुत कम चीज़ों में हम क्या कर लेते थे, अपना गुजर बसर कर लेते थे। जब मनुष्य शिकारी संग्रह करता था, क्योंकि हम लोग नेचर से ज़्यादा जुड़े हुए थे, ठीक है। यह वह पूर्णतया स्वतंत्र, संतुष्ट और सुखी था। यानी कह रहा कि जब हम लोग प्रकृति से ज़्यादा जुड़े थे, जब हम लोग जंगलों में रहते थे, जब मनुष्य शिकारी संग्रह करता था, तब जो मनुष्य था ज़्यादा संतुष्ट था, खुश था। लेकिन आज के समय में भाई नए नए विज्ञान हो गए, नए नए आविष्कार हो गए, टीवी है, फ्रिज है, इतनी सारी चीज़ें, आदमी फिर भी संतुष्ट नहीं है, फिर भी बेचारा डिप्रेशन में जा रहा है। यानी कह रहे हैं कि जब हम लोग जंगलों में रहते थे उस समय हम बड़े खुश रहते थे, हम लोगों की किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी, थोड़ी चीज़ें हम खा लेते थे और मनुष्य जो था उसको किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी, मनुष्य संतुष्ट था, स्वतंत्र था, सुखी था। प्रत्येक मनुष्य अन्य के समान था और छोटे बड़ों में कोई भेद नहीं था। यानी कह सकते जब हम प्राकृतिक चीज़ों में थे, जब हम आदिम युग में रहते थे तो वहाँ पर ना तो कोई छोटा था ना तो कोई बड़ा था, सभी बराबर थे, कम चीज़ों में हम रह लेते थे। पशुओं की भांति ना तो उसका कोई निश्चित घर था ना ही उसको कोई चिंता थी। यानी जब हम लोग जंगल में, ना तो हमारा कोई घर होता था ना तो हमें कोई चिंता। जैसे पशुओं को किसी प्रकार की चिंता नहीं है, उसी प्रकार से मनुष्यों को भी किसी प्रकार की चिंता नहीं थी जब मनुष्य जंगल में रह करके अपना जीवन यापन करता था। ये रूसो कह रहा है, ठीक है। यह प्राकृतिक अवस्था जंगलीपन की अवस्था अवश्य थी, परंतु वह उत्कृष्ट जंगली था, उसमें सभ्य मनुष्यों को दुर्गुण नहीं थे। यानी कह रहे हैं कि जब हम जंगलों में रहते थे वो जंगली अवस्था थी, लेकिन हम लोगों में कोई विकार नहीं था, हम लोगों में कोई दोष नहीं था, हम लोग करप्ट नहीं थे, हम लोग भ्रष्ट नहीं थे, हम लोगों को किसी को मारते नहीं थे, हम लोग किसी को सताते नहीं थे। हाँ, ये जरूर था कि हम लोग जंगली थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों जानवरों को मार करके खा लेते थे, लेकिन हम लोग संतुष्ट थे, हम लोग सुखी थे, अच्छा जीवन जीते थे,
सुखी थे। यानी कहने का मतलब कि मनुष्यों में किसी प्रकार के दोष नहीं था, अवगुण नहीं था। ठीक है, इस प्रकार आदिम युग प्राकृतिक अवस्था आदर्श नहीं थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक न रह सकी। यानी कहता कि ये अवस्था जो थी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन ज़्यादा समय, कालांतर में मानव जाति की संख्या में वृद्धि हुई। आने वाले समय क्या कि जो मनुष्य है उसकी लगातार वृद्धि होती गई। जलवायु की भिन्नता से भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले लोग में रहन सहन में अंतर आया और प्राकृतिक समानता समाप्त हो गई। नहीं, पहले क्या थी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, वैसे जो प्राकृतिक समानता थी धीरे धीरे खत्म हुई। प्राकृतिक अवस्था की सुख शांति को नष्ट करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा को ने किया। नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा ज़्यादा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं ना। पहले जब हम प्राकृतिक नेचर से जुड़े थे तो किसी प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य क्या कर रहा, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना रहा, जिससे सारी चीज़ें, मानव मस्तिष्क में मोह ने जन्म लिया और यह सोचना शुरू किया कि वह भूमि पर जिस पर वह रहता है या उसकी हो जाए, उसके बच्चों को नई जमीनें खरीदने की परेशानी नहीं होगी। इसी भावना से उत्पन्न होकर के संपत्ति रूपी इस सर्वमानव समाज पैदा हो गया। उसकी सुख शांति खत्म हो गई। यानी जो कह रहे हैं कि अब हम अब अगर मैं मौजूदा बात करूं, तब हमको चिंता रहती है, पैसा कमाना है, घर लेना है, संपत्ति बढ़ाना, इस प्रकार की लोगों की समस्या बहुत रहती है। लेकिन पहले जब मनुष्य जंगलों में रहता, प्रकृति से ज़्यादा जुड़ा था, उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहती थी। ठीक है, वही कह रहा। आगे देखिएगा, तीव्र संघर्ष हो गए हैं। शक्तिशाली और दूरदर्शी लोगों ने अच्छी व अधिक भूमि ले ली है और औरों को कम और खराब भूमि ली। क्योंकि भैया जो शक्तिशाली आदमी होता है उसके पास बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी भूमि ली हैं, लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं उनके पास खराब भूमि, खराब घर हैं। इस प्रकार धनी और निर्धन में भेद हो गया। यानी अब क्या है, समाज में एक प्रकार से खाई बन गई, गरीब और अमीर की जो खाई है वह ज़्यादा बन गई और यह लगातार बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, अमीर और निर्धनों पर अत्याचार, निर्धनों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र किया, लूट मार, चोरी, हत्या, अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं, इससे बाजार गर्म है। अंत में यह दुर्व्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों के अनुबंध के आधार पर राज्य की स्थापना करें। यानी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं ऐसे राज्य की स्थापना करें जिससे इस प्रकार की समस्याएं ना। नहीं, कह रहे हैं कि जब हम लोग जंगलों में रहते थे, शिकारी संग्रह करता थे, तब हम सुखी थे, सुखी रहते थे, किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जैसे जैसे समाज बढ़ा, वैसे वैसे समाज में व्यक्ति संपत्ति को जमा करने लगा, पैसे जमा करने लगा और एक प्रकार से समाज में द्वंद्व बढ़ा, संघर्ष बढ़ा। और कह रहे हैं कि अब हमें ऐसे राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी जहां पर कह सकते हैं कि इस प्रकार की अनुबंध हो। रूसो प्राकृतिक अवस्था को ऐतिहासिकता की दावा नहीं कहता, वह कहता कि संभवतः ऐसी अवस्था कभी नहीं थी और ना होगी। उसका कहना कि यदि हम वर्तमान सामाजिक अवस्था को समझते हैं तो हमें प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करना आवश्यक है। कह रहे कि अगर पहले की जो अवस्था थी उसी अवस्था को हमें अभी भी बनाएंगे तो हमारे लिए क्या है, अच्छा होगा। इसलिए कह सकते हैं जो रूसो है वह ज्ञानोदय की आलोचना करता है, और ज्ञानोदय की आलोचना इसलिए करता है क्योंकि हम लोग अब प्राकृतिक जो अवस्था थी, जो प्रकृति से हम उससे दूर होते चले जा रहे हैं। अब हम लोग क्या है भाई, युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, ताकि किसके लिए, शक्ति को, पावर को गेन करने के लिए करते हैं ना। इसलिए रूसो जो है वह ज्ञानोदय की आलोचना करता। प्राकृतिक अवस्था की स्थिति में क्या बताता है, मैंने वही प्राकृतिक अवस्था बताई। वो कहता कि जो प्राकृतिक अवस्था थी पहले की, जब हम लोग जंगलों में रहते थे, जब हम जंगलों में निवास करते थे, तब वह जो अवस्था थी वर्तमान सामाजिक अवस्था को यानी उस अवस्था को अगर हम समझते हैं तो हम प्राकृतिक अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। यानी अगर हम उसको समझेंगे, बेहतर समझेंगे, तो उसी प्रकार की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को हम दोबारा बना सकते हैं। यानी रूसो क्या कर रहा है, जिस प्रकार की व्यवस्था पहले प्रकृति ने प्राकृतिक व्यवस्था थी उसी प्रकार की अगर हम व्यवस्था बनाते हैं तब हम शायद बेहतर जीवन जी सकते हैं, सुखी जीवन जी सकते हैं, सुखद जीवन जी सकते हैं। ज्ञानोदय चिंतकों ने, आलोचना करने वाले रोमांटिक चिंतकों ने सत्य की खोज में उत्पन्न हुए शून्य को भरने की प्रकृति, धर्म, परंपरा, विरासत आदि को और मुड़ने का निश्चय ने इस विचारधारा की आलोचना की है कि अतीत या भूत की ओर मुड़ने से मनुष्य को कुछ हासिल नहीं होगा। यानी कह रहे कि जैसे रूसो कहता कि हमें पीछे चलना चाहिए, जिस प्रकार की पुरानी व्यवस्था थी, पुरानी परंपरा थी, उस परंपरा में अगर हम दोबारा लौटेंगे तो कुछ विचारक कह सकते हैं भाई जो पुरानी परंपरा थी, जो पहले प्राकृतिक अवस्था थी, उस अवस्था में लौटना हमारे लिए क्या है, बहुत मुश्किल है। इसलिए इस प्रकार से रूसो ज्ञानोदय की आलोचना क्यों करता है, दूसरा प्राकृतिक अवस्था की बात करता है। ठीक है,
और वो कहता कि नागरिक समाज बने, यानी जो नागरिक हैं वह आपस में रिलेशन बनाएंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे और एक सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। यानी जो समाज में नागरिक हैं वह अपने आपस में मिलजुल करके क्या करेंगे, एक ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां पर कह सकते हो सुख शांति रहेगी, व्यक्ति आसानी से रहेगा और सभी प्रकार के। तो खास तौर से रूसो ज्ञानोदय की आलोचना क्यों करता है और प्राकृतिक स्थिति क्या है, इसको आप जरूर एक बार पढ़ करके जाइएगा, जो इसको मैंने बताने की थोड़ी सी कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर जो नागरिक समाज के उदय की बात करता है, रूसो ने प्रकृति की शांतिपूर्ण स्थिति को छोड़ने के जो कारण दिए हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण, यानी कि हम पहले जब प्रकृति से बहुत ज़्यादा जुड़े थे तो हमने जो शांतिपूर्ण स्थिति को छोड़ा उसके कई सारे कारण हैं। वह है दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं। प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य ने अपनी शांतिपूर्ण और संतुष्ट अवस्था जो, यानी क्या है कि जब हम मनुष्य जंगलों में रहता था तो मनुष्य ने जंगलों को छोड़ दिया क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती थी। ठीक है, ये अप्रत्याशित घटनाएं मनुष्य को सुरक्षा की तलाश करने और दूसरे निकट संपर्क आने की मजबूर किया। जब वह दूसरों के करीब आता है तो वह भाषण विकसित करता है जो उसे आगे एक साथ बांधने में मदद करता है। वह आगे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं और अपनी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित करना शुरू कर देते हैं। अब मनुष्य दूसरों पर निर्भर हो गया है। पहले चरण में मनुष्य स्वतंत्र था, कोई कानून नहीं था, कोई राज्य नहीं था, कोई असमानता, यानी जब हम लोग जंगलों में रहते थे, जब मनुष्य शिकारी संग्रह करता था तो ना तो कोई समाज था, ना तो कोई राज्य था, हर व्यक्ति स्वतंत्र था। ठीक है, कोई किसी पर डिपेंड नहीं था। लेकिन जब हम लोग एक समाज में आए तब क्या हम एक दूसरे पर क्या हो गए, निर्भर हो गए। अब क्या भाई, हम एक दूसरे पर क्या है, निर्भर हैं। अगर उसे लगातार मनुष्य के साथ उसकी बातचीत के कारण स्वतंत्रता, यानी अब क्या है, पहले जितनी स्वतंत्रता थी अब उतनी स्वतंत्रता नहीं है। यह पहले जैसे समाज था वैसा समाज नहीं। लेकिन अब पुरुषों को लगता है कि एक दूसरे के साथ जुड़ने से अपने फायदे हैं, इसलिए वह सभ्य अवस्था की ओर आगे बढ़े। हालांकि वह अभी भी किसी समय से हटने में अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। नहीं कह रहे हैं कि जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो वहाँ पर क्या था भाई कि सब व्यक्ति स्वतंत्र थे, कोई न किसी, ना तो कोई किसी पर निर्भर था, ना तो कोई किसी पर डिपेंड था। ठीक है, ना तो कोई कानून था, ना तो कोई राज्य था, ना तो कोई छोटा था, ना तो कोई बड़ा था। लेकिन जब मनुष्य आगे बढ़ा और जब समाज में आया तो मनुष्य ने क्या किया, एक दूसरे पर आश्रित हो गए, एक दूसरे को लेकर के एक दूसरे पर अपना भरोसा जताते हैं और मिलजुल करके क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज भी जो मनुष्य है वह अपनी स्वतंत्रता और रक्षा की ही बात सबसे पहले करता है। इस समाज का निर्माण एक नई बुराई को जन्म देता जो है प्रतिशोध। रूसों की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य में प्राकृतिक दया और पूर्णता दोनों का जुनून है। यानी रूसो कहता है कि जो मनुष्य है उसमें तो एक दया है लेकिन उसके साथ पूर्णता जुनून भी है। लेकिन लगातार बातचीत, कानूनों और एक केंद्रीय प्राधिकरण की कमी के कारण संघर्ष की प्रवृत्ति बढ़ रही है, साथ ही स्वाभाविक दया कमजोर। यानी रूसो कहता है कि पहले जो मनुष्य जंगलों में रहता था तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा दयालु था। ठीक है, जीवों पर दया करता था। ठीक है, लेकिन जब मनुष्य समाज में आया है तब वह बहुत ज़्यादा संघर्षशील हो गया। यानी अब उसमें धीरे धीरे जो दया थी, जो करुणा थी, इस प्रकार की चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है। अब जो मनुष्य एक प्रकार से हिंसक हो रहा है या उसमें संघर्ष की जो प्रवृत्ति है वह धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही है। यह निजी संपत्ति की सुरक्षा है जो नागरिक समाज का गठन है। निजी संपत्ति का उदय तब हुआ जब मनुष्य ने भूमि को जोतना शुरू किया और अपना उसने दावा किया। जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था तब कोई उसकी आकांक्षा नहीं थी। वस्त्र, भोजन, आश्रय प्रकृति द्वारा स्वतंत्र मिले। नहीं कह रहे हैं कि भाई जब मनुष्य जंगलों में रहता था उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना तो उसको घर चाहिए था, ना तो उसको कोई आवास चाहिए था, ना उसे कपड़ा चाहिए था, ना उसे लत्ता चाहिए था। लेकिन जब से मनुष्य यहाँ पर आया है, जब से उसने खेती करना शुरू किया है, अब उसे कई प्रकार की चीज़ें शुरू हो गई। अब वह क्या करता है, कई प्रकार के संघर्षों को करता, कई प्रकार के कामों को करा। यानी अब पूरी तरीके से हम क्या है, नेचर से अलग हो गए। अब मनुष्य एक दूसरे पर डिपेंड हो गया है, एक दूसरे पर आश्रित हो गया है। यानी अब मनुष्य को एक दूसरे की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, यानी अब क्या है, जो इंसान है समाज में मिलजुल करके रहेगा तभी समाज का विकास हो सकता। पहले स्वतंत्रता थी, यानी पहले जब प्राकृतिक अवस्था थी वहाँ हर व्यक्ति स्वतंत्र था, गुलाम नहीं था, बिल्कुल आज़ाद था, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती थी, वो खुश रहता था। लेकिन अब क्या है, जब से आधुनिकता आई है तब से सारी चीज़ें हैं लेकिन मनुष्य एक प्रकार से खुशी और खुशहाल हमें नहीं दिखाई दे, क्योंकि वह
प्रकृति से धीरे धीरे कट गया है और बहुत ज़्यादा दूर हो गया है, उसी बात को ये कह रहा है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 जो था आपका कंप्लीट हो गया है। 3 में देखिएगा सामान्य इच्छा और स्वशासन, और हम लोग थोड़ी सामान्य इच्छा की बात करेंगे, क्योंकि ये जो आपके जो थिंकर हैं रूसो, ये सामान्य इच्छा की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा देखें क्योंकि इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा जो रहेगा विश्व शांति के लिए, इसकी भी बात करते हैं। उदारवादी सरकारों की आलोचना करता है, उदारवाद की रूसो क्या करता है, आलोचना करता है, उदारवाद को नहीं मानता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे जो ये बात करते हैं सामान्य इच्छा। देखिएगा देखिएगा कैसे मनुष्य सुख और संतोष की अवस्था में, दुखी अवस्था में चाहिए। कह रहे कि जो मनुष्य है वह हमेशा क्या करता है भाई, सुख की तलाश करता है, संतोष की तलाश करता है, लेकिन वो क्या है फिर भी दुखी हो जाता है। रूसो ने प्रस्तावित किया कि नागरिक समाज में दोषों को सुधारने के लिए सामान्य इच्छा के आधार पर कानून, कह रहे कि जो हमारा समाज है, हमारे समाज को सुधारने के लिए क्या करें, सामान्य इच्छा के आधार पर कानून तैयार हों। जो जिन लोगों की सामान्य इच्छा हो उन पर, यानी सामान्य इच्छा के आधार, देखो समाज में जो कमियां हैं जिससे मनुष्य क्या है दुखी है और मनुष्य में असंतोष है, उसको ठीक करने के लिए समाज के दोषों को सुधारने के लिए सामान्य इच्छा कानून पर तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रकृति की शांति को त्याग करके मनुष्य ने अपने ऊपर दुखों की करें। जो मनुष्य करे कि भाई मनुष्य जब प्रकृति में रहता था तो शांत था, लेकिन अब मनुष्य ने क्या कर लिया, अपने ऊपर दुख ले लिया है। अपनी क्षमताओं और सभ्यताओं को आगे बढ़ाने के प्रयास में उसे भ्रष्टता का जीवन व्यतीत नहीं करें कि जब हम भैया जंगलों में रहते थे कोई प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन जब हम आगे बढ़े हैं और सभ्यता आगे बढ़ी है तब क्या हम लोग भ्रष्ट हो गए हैं। आधुनिकता ने आत्म केंद्रिता, ईर्षा, क्रूरता के गुणों को बोया है और मनुष्य में सहानुभूति, संवेदनशीलता के भावना को छीन लिया। नहीं करें कि भैया अब जो आदमी, जब से आधुनिकता आई है तब से मनुष्यों में ईर्षा भावना, क्रूरता, इस प्रकार की चीज़ें बढ़ गई। यानी अब हम लोग एक दूसरे से ईर्षा करते हैं, दुर्भावना करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें इंसानों में आ गई। लेकिन अब इंसानों में सहानुभूति जो होनी चाहिए, एक दूसरे को लेकर के संवेदनशील होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें खत्म हो गई हैं। इसे उन्हीं मानवता से वंचित कर दिया। निजी संपत्ति के संचय ने, यानी मनुष्य क्या है भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहता है और इसने क्या कर दिया है, मनुष्य को एक प्रकार से क्या कर दिया है, घमंडी बना दिया है। अब मनुष्य क्या करता है भाई, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो घमंडी नहीं हो जाता। अब हम लोग क्या पैसे के इकट्ठा करके क्या घमंडी बन गए और मुद्रास्फीति को जन्म दिया, दूसरों की निर्भरता पैदा की। इसने पदानुक्रम में श्रेष्ठता की भावना निर्माण किया। इस स्तर पर मनुष्य अपनी स्वतंत्रता और आत्मसंतुष्टि, मनुष्य जो है पैसा तो बहुत इकट्ठा कर रहा है, लेकिन मनुष्य में किसी प्रकार की न तो स्वतंत्रता है न तो संतुष्ट है। भाई पैसा तो बहुत हो रहा है लेकिन खुशी नहीं है। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब तो बहुत खुश था, खुशहाल था, स्वतंत्र था। लेकिन आज के समय जो मनुष्य है, इतनी सारी सुख है, सुविधाएं हैं, रुपए है, पैसा है, घर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं मिल रही है। रूसो ये कह रहा है कुछ भी कर लिया लेकिन दुर्भाग्य से सभ्य समाज कोई पीछे नहीं हटा है। मनुष्य सामाजिक अनुबंध से बाहर नहीं जा सकता है, प्राकृतिक स्थिति में वापस नहीं आ सकता है, लेकिन सौभाग्य से उसके पास नागरिक समाज की दयनीय स्थिति सुधारने को विकल्प है। रूसो कहता है कि जिस सभ्यता को, जिस समाज को जो जब हम जंगलों में रहते थे उस चीज़ को हम दोबारा नहीं ला सकते हैं, हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा समाज है इसी समाज को हम सुधार लेंगे। इसी समाज को अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। यानी कह रहे हैं कि भाई जब हम जंगलों में रहते थे ठीक है, लेकिन उसी अवस्था को अगर हम लोग सुधार लेंगे, बेहतर कर लेंगे, आज का जो समाज है, आज का जो नागरिक समाज है उसी की स्थिति को सुधारने का एक ज़रूरत है। आज का जो समाज उसको अगर हम सही कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। रूसो ने अपने उल्लेखनीय कार्यों में सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी हम लोगों में एक प्रकार से अनुबंध बने, यानी हम लोग मिलजुल करके अगर काम करेंगे, मिलजुल करके रहेंगे तब समाज में खुशहाली रहेगी, कि एक सही प्रकार की सामाजिक राजनीतिक सामाजिक मुक्ति कर देगी। व्यक्ति एक महान जंगली से एक मानवीय व्यक्ति में बदल देगी। प्रकृति की स्थिति एक हीन रहित पृथक से एक सभ्य समाज। यानी रूसो कहता है कि अगर मनुष्य सोशल कॉन्ट्रैक्ट रहे, यानी हम लोग सामाजिक रूप से अगर एक दूसरे से जुड़ते हैं और सामाजिक रूप से भाई हर आदमी एक दूसरे की मदद करे, हर आदमी एक दूसरे के दुख तकलीफ को अगर समझेगा तो क्या होगा, हम एक ऐसा समाज को बनाएंगे जहां पर क्या होगा, सभी प्राणी, सभी व्यक्ति आराम से रहेंगे,
सभी खुशहाल रहेंगे। जो रूसो एक सभ्य समाज को बनाने का इरादा रखता है, यानी रूसो कहता है कि हमें एक सभ्य समाज बनाना है। कैसे बनाना है? रूसो कहता है कि हमें एक सभ्य समाज का निर्माण करना है। ठीक है, सभ्य समाज। सामाजिक अनुबंध बनाने का रूसो का मुख्य उद्देश्य सही प्रकार से समाज का विकास करना है। यानी रूसो कहता है कि जब हम एक सही समाज बनाएंगे, एक सभ्य समाज बना करके ही समाज का विकास कर सकता है, जहां व्यक्ति खुशी और शांति से रह सकेगा और अपनी क्या स्वतंत्रता का आनंद ले सकेगा, जैसा उसने प्राकृतिक स्थिति में किया था। जैसे हम लोग जंगलों में रहते थे और खूब आनंद रहते थे, मजे में रहते थे, शिकार करते थे जंगलों में जा करके, तो अगर हम सामाजिक अनुबंध बनाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो वैसा समाज हमारा फिर बन जाएगा और हम लोग फिर मजे लेंगे। इसलिए रूसो का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है। यानी रूसो तो कहता है कि मनुष्य जो है पैदा तो स्वतंत्र होता है, लेकिन उसके जंजीरों जकड़ जाता है। ठीक है, इसका तात्पर्य है कि केवल जंजीरों में ही नहीं, एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। जंजीरों से रूसो ने समाज के नियमों और विनियमों को निहित किया। कह रहे हैं कि अगर हम एक अच्छा समाज बनाएंगे, एक बेहतर समाज बनाएंगे, तो अच्छे समाज में क्या होगा कि व्यक्ति जिस प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जिस प्रकार से जंगलों में रहता था, उसी प्रकार से आज भी हम लोग आनंद ले पाएंगे, खुश रह पाएंगे और पूरी स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं। जब समाज अच्छा समाज बने, समाज के लोग एक दूसरे की मदद करें, समाज के लोग एक दूसरे की जब क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, इससे क्या होगा, इसी को क्या बोलता है, सामाजिक अनुबंध बोलता है। ठीक है, सामाजिक, समाज के लोग आपस में जुड़े। ठीक है, इसी को लेकर के उसने अपनी क्या पूरी थ्योरी दी है। अगला देखेंगे जो नेक्स्ट रहेगा इसमें से, यही थोड़ा इंपॉर्टेंट था रूसो को लेकर के जो इसमें बात की है, कानूनी निर्मिता। देखो रूसो कहता है कि समाज का जो निर्माण होगा कानून बना करके होगा, यानी जो लोग होंगे। देखो रूसो ने प्राचीन गणराज्यों की सफलता का असर कानून के निर्माता की भूमिका को दिया। उसका मानना कि सामान्य इच्छा की सफलता भी कानून का निर्माता के कामकाज पर निर्भर करती है। उसने कानून निर्माता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जिसके पास उत्तम मानवीय जिम्मेदारी हो, ऐसे व्यक्ति बनाने की क्षमता हो जो सामान्य इच्छा और गठन करने में सक्षम होंगे। कानून निर्माता की भूमिका व्यक्तियों को बदलें। कह रहे हैं कि ऐसे कानून बनाओ जिससे, देखो भाई, समाज जो है, समाज मिलजुल करके रहे, समाज के लोग आपस में रहें, तो हमें एक ऐसा प्रकार का कानून बनाना पड़ेगा जो लोगों को आपस में जोड़े। यानी मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं समझे, यानी लोग खुद ही अच्छे बन जाएं, लोग खुद ही बेहतर बन जाएं, इस प्रकार के हमें कानून है। जब लोग स्वयं ही क्या होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तब क्या होगा, जो हमारा समाज होगा बेहतर समाज होगा। यानी हम उस प्रकृति यानी जब शिकारी संग्रह करता जो समाज था उसके तरफ हम लौट तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस प्रकार से एक सोसाइटी, एक अच्छा समाज बिल्ड कर सकते हैं कानून के जरिए, नियम कानूनों को बना करके भी उस वैसा समाज हम ला सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने पढ़ लीजिएगा। ये जो रूसो उदारवाद की आलोचना करता है, उदारवाद को नहीं मानता। उदारवाद कहता है, उदारवाद मोस्टली अगर आप देखेंगे, उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, स्वशासन, सदाचार के गुणों के लिए सरकार को सहभागी रूप का समर्थन किया है। सहभागी सरकार समर्थित मूल्य व्यक्तियों के वास्तव में स्वतंत्रता सरकार। देखो रूसो की अगर बात करोगे, ये उदारवादी जो सरकारें होती है उसकी आलोचना करता है और कहता है कि जो सरकार है वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समानता, स्वशासन और सदाचार, इन गुणों की क्या, उनकी सिक्योरिटी करें, अच्छा रहेगा सरकारों के लिए। ठीक है, खास तौर से ये कह सकते हैं जो रूसो है वो इस बात को कहा कि जो हमारा प्राकृतिक समाज था उसमें हम तो लौट नहीं सकते हैं, लेकिन एक अच्छा समाज बना करके, एक बढ़िया समाज बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। मनुष्य उसी प्रकार का आनंद ले सकता है जिस प्रकार से मनुष्य कह सकते जब वो शिकारी संग्रह करता था, जिस प्रकार से खुशी, स्वतंत्र था, किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी, उसी प्रकार से फिर भी हम अपने समाज को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है, उदार शिक्षा की आलोचना। यानी जो ये है, अगर बात करोगे, ये जो आपके रूसो है ये क्या उदार शिक्षा की आलोचना करता है। यानी शिक्षा की बात तो करता है लेकिन जो उदार शिक्षा है उसको नहीं मानता है। शिक्षा को लेकर के उदार शिक्षा क्या होती है, एक प्रकार से इस शिक्षा को एक प्रकार से पुरुषों के हवाले करना चाहता है। उदारवादी शिक्षा की बात करता है। देखोगे, सुनेंगे, बताऊंगा। अभी इसकी एक थिंकर आगे आएगी, इसकी आलोचना भी करेगी वो लेडी। ठीक है, इसको भला बुरा कहेगी। अभी देखिएगा उदारवादी शिक्षा के रूसो के जन्म के कुछ ही दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया और अपने पिता को कम उम्र में उन्होंने खो दिया। एक आवारा जीवन व्यतीत किया
और पूरी रूप में घूमे। वह स्वयं शिक्षित, यानी रूसो जो था कहीं पढ़ा नहीं था, कहीं किसी स्कूल में नहीं गया था। उसने अपने अनुभव के जरिए सारी चीज़ों को पढ़ा लिखा और सारी चीज़ों को समझा। ठीक है, अपने सीखने और अनुभव के आधार पर उन्होंने शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली को स्वीकार किया है जिसने एक व्यक्ति को अपने प्राकृतिक रूप में रहने की अनुमति देता। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में गुण पैदा करे। यानी रूसो कहता है कि हमें ऐसी शिक्षा दो जो बच्चों में गुण, यानी रूसो जो है उस शिक्षा की मना करता है, किताबी ज्ञान को मना करता है। कहता है कि एक ऐसा टीचर हो जो लिखा हुए चीज़ों बच्चों को पढ़ाए, जो पहले यानी लिखी हुई जो शिक्षा है, जैसे जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं ना, अगर मैं नॉर्मली बताऊं, एक बुक है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसमें सारी चीज़ें लिखी पढ़ी हैं, उसकी आलोचना करता है। रूसो इस चीज़ को नहीं मानता। रूसो कहता है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में गुण पैदा करे, बच्चे एक गुणी और जिम्मेदार नागरिक बने, स्वयं अपने चीज़ों को समझें, और शिक्षा समाज के लिए निवारक है। उदार शिक्षा ने व्यक्ति को वास्तविक रूप से वंचित कर दिया। कह रहे हैं कि जो हम उदारवादी शिक्षा चला रहे हैं, यानी जो सिलेबस चलाते हैं, टीचर हायर करते हैं, स्कूल खोलते हैं, वहाँ सिलेबस होता है, उसने क्या कर दिया, शिक्षा से वंचित कर। नहीं, बच्चों का जो विकास होना चाहिए था, जो खुद सोचे समझे आगे बढ़ें आगे जाएं, उस प्रकार की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, बल्कि हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, एक पहले से लिखा हुआ पढ़ा हुआ, जो यानी एक प्रकार से हम उनको पहले से लिखे हुए सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, जिससे उनका विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखो, प्राकृतिक स्थिति में मनुष्य ने आत्मदया और मौलिक भावनाओं को संरक्षित किया, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब उन्होंने नागरिक समाज में प्रवेश किया तो बुनियादी सभ्यता, ईर्ष्या, बदला, जुनून, उपभोक्तावाद सिमट गई। कह रहे हैं कि भाई जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, किसी से जलन नहीं करता था जब जंगलों में रहता। लेकिन जब हम लोग समाज में आए तब मनुष्यों में क्या आया, मनुष्य में बदले की भावना, जुनून, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को सताना, इस प्रकार की चीज़ें मनुष्य में घर कर जाती हैं। आधुनिक शिक्षा ने मानवता को मशीन बना दिया। यानी जो आधुनिक शिक्षा है, इंसान नहीं मशीन बना रही है। यानी हम लोग मनुष्य नहीं बनाते, बल्कि हम एक मशीन बनाते, पुतला बना रहे हैं। यानी आधुनिक शिक्षा क्या कर रही है, पुतले बना रही है। यानी हम लोग क्या करते हैं, रटा रटाया ज्ञान दे रहे हैं, यानी लोगों को हम रटवा रहे हैं, वही जा करके बच्चे लिख रहे हैं। यानी वो खुद नहीं समझ रहे हैं, या अपने उनके अंदर में कोई नया विकास या डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि हम उनको एक रटा रटाया सिलेबस पढ़ाएं। इससे जो बच्चे हैं, आधुनिक शिक्षा बच्चों की अपनी मानवता से मशीन बना दिया। सामाजिक संपर्क लाचार है, स्वार्थ पर आधारित है। उदार शिक्षा ने बच्चों को सिखाया कि ज्ञान ही बाहरी स्रोत है, दूसरी ओर आंतरिक ज्ञान पूरी तरीके से दन कर। यानी रूसो कहता है कि हमारी जो आधुनिक शिक्षा है वो बाहरी ज्ञान को ज़्यादा बढ़ावा दे रही, यानी बाहर से हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों के जो आंतरिक विकास होना चाहिए था वह आंतरिक विकास बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, बल्कि हम लोग उनको बाहर से लिखाया, जो हजारों सालों पहले, कई महीनों पहले, सालों पहले जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वही चीज़ें हम इनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, रटी रटाई चीज़ें हम उनको पढ़ा रहे हैं, बल्कि जो उनका आंतरिक विकास होना चाहिए था, जो उनका खुद बुद्धि, दिमाग, मस्तिष्क जो डेवलप होता, जिन चीज़ों को सीखते, वो नहीं सीख पा रहे हैं। क्योंकि रूसो खुद ही ना तो किसी स्कूल में पढ़ा था, ना तो किसी कॉलेज में गया था। इसलिए रूसो कहता है कि जो रटी रटाई शिक्षा प्रणाली है, जिसमें सिलेबस पहले से लिखा है, एक मास्टर आता है, किताब खोल करके बच्चों को पढ़ाता है, बताता है, यह शिक्षा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह बच्चों को मशीन बना रही है। इससे बच्चों का किसी प्रकार से विकास नहीं हो पा रहा। इसलिए इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली की क्या रूसो आलोचना करता है, इसको क्या गलत ठहराता है, गलत मानता है। उदारवादी शिक्षा किसने क्या की है, आलोचना की है, इसको गलत बताया है। ठीक है, इसलिए उदारवादी शिक्षा में असमानता के बीज बोए हैं। पहला, विभिन्न क्षमता वाले बच्चों में असमान शिक्षा दे करके दूसरे की संपत्ति के बारे में बीमार स्पर्धा, लाचार ईर्षा, यानी करेंगे। इससे हम क्या करते हैं, बच्चों में ईर्षा है, लालच है, इस प्रकार की बातें ज़्यादा घर कर रही हैं। यानी बच्चे एक प्रकार से उदार, मानवता, अच्छाई, समानता, इस चीज़ों के बच्चे जो हैं दूर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, यानी हम एक प्रकार से मशीन बना रहे हैं, जिन लोगों को हम जैसे पुतले नहीं होते, पुतले तैयार कर रहे हैं। यानी उनमें खुद कुछ से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो उनका सर्वांगीण विकास या भौतिक विकास नहीं हो पा रहा है। यही रूसो का आधुनिक शिक्षा का क्या है, विचार है। ठीक है, रूसो ने शिक्षा का विचार क्या है, रूसो अपने काम एमिल के माध्यम से शिक्षा पर अपने विचार को रचनात्मक रूप से विकसित किया है।
पुस्तक एमिल नाम एक लड़के और लड़की सेफी की काल्पनिक कहानी है जिसमें नैतिक और सामाजिक न्यायपूर्ण की बात की है। प्लेटो के बाद रूसो ने एक महत्वपूर्ण विद्वान था जिसने माना कि जिसने शिक्षा प्रणाली पर काम किया। नहीं, रूसो था जिसने शिक्षा पर बात की प्लेटो के बाद। प्लेटो ने प्राचीन शिक्षा प्रणाली की बात की और रूसो ने आधुनिक शिक्षा को जनक माना। रूसो को क्या माना जाता है कि जो आधुनिक शिक्षा है उसका जनक है। उन्होंने नकारात्मक शिक्षा के विचार को आगे बढ़ाया। नकारात्मक शिक्षा एक शिक्षक के अधिकार को खारिज करती है, बच्चों को अपनी स्वायत्तता खोजने के माध्यम से एक नवजात दिमाग और मूल्यों को विकसित। देखो कह रहा है कि जो रूसो है वो एक प्रकार से जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है इसकी आलोचना करता है। कहता है कि इससे बच्चों का जो विकास है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो कुछ सोचते नहीं, तर्क वितर्क नहीं करते हैं, उनमें कोई मस्तिष्क या दिमाग डेवलप नहीं हो पाता है, बल्कि हम उनको बाहर से जा करके बाहर की जो चीज़ें बताई गई, पहले से जो लिखाया है, रटाया है, वही चीज़ें हम उनको इनपुट करें, यानी हम उनमें क्या करते हैं, इनपुट कर रहे हैं, डाल रहे हैं चीज़ों को, उसमें खुद से चीज़ें बन नहीं रही हैं या चीज़ों उसका जो मस्तिष्क का विकास है वो नहीं हो पा रहा है, बल्कि हम उसको फीडिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग को हम भर रहे हैं बस खाली। उनमें एक प्रकार से जो विकास होना चाहिए था, डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस प्रकार की चीज़ें उसमें नहीं हो पा रही। और रूसो को लेकर के शिक्षा का विचार यही है। ठीक है, पॉइंट 4 में क्या है, रूसो की प्राकृतिक शिक्षा की अवधारणा। रूसो कहता है कि समाज में सुधार के लिए प्रकृति की ओर वापसी पर। रूसो कहता है कि अगर हमें समाज में सुधार करना है तो हमें जो पहले की जो चीज़ें थी उसी को यानी प्रकृति की ओर वापस जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सभी बुराइयों का जवाब प्रकृति, यानी कह रहे हैं कि समाज में जितनी बुराइयां हैं, जितनी कमियां हैं, वो प्रकृति के जरिए क्या हो सकती हैं, दूर की जा सकती हैं। एक बच्चा अपनी सहज क्षमताओं से, शुद्ध भावनाओं से, करुणा से विकसित हो सकता है के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। कह रहे हैं कि जब हम बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देंगे, वो सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो क्या होंगे, चीज़ों को बेहतर समझेंगे और राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं, मानदंडों के बोझ से दबना नहीं चाहिए। नहीं कह रहे कि हम उनको क्या करते हैं, बड़ा बड़ा सिलेबस पकड़ा देते हैं, किताबें पकड़ा देते हैं, इससे बच्चे दब जाते हैं। उनमें जो क्षमताओं का विकास होना चाहिए था, जो करुणा है, जो सहानुभूति, उस प्रकार की चीज़ें नहीं। एक बच्चा जो भ्रष्ट समाज से दूर रखा गया है वह प्रकृति के अनुरूप है, बेलगाम जुनून, लालच, पूर्वाग्रह, बदले की भावना से मुक्त होगा। यानी कह रहे हैं कि जो बच्चा एक समाज में रहता है वो बुराई सीखता है, मारपीट हो गई है, लालच है, ईर्ष्या है, दुर्भावना है, उससे रहेगा। लेकिन जो बच्चा एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है उसमें करुणा होगी, प्रेम होगा, एक दूसरे की मदद करने की चीज़ें उसमें हमें ज़्यादा होंगी। विशेष मर्जी या विलय का विकास उस बच्चे में नहीं होगा जो अपने प्रारंभिक वर्षों में आधुनिक शिक्षा से परहेज करता है। उन्होंने गैर सामाजिक शिक्षा को स्वीकार किया है जो चरित्र का निवारण करे। रूसो के अनुसार जो बच्चा प्रकृति में पोषित और पढ़ाया जाता है वह स्वतः ही एक प्राकृतिक मनुष्य बन जाता है। जो बच्चा पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, धूप और जानवरों के निकट संपर्क में होता है वह बेहतर सीखता है। कह रहे हैं कि रूसो कह रहा है कि जो बच्चा प्रकृति में रहेगा, नेचर में रहेगा और नदी के किनारे या पेड़ के किनारे या पहाड़ों के किनारे अगर रहेगा, जानवरों के साथ रहेगा, तो वह अच्छा बेहतर चीज़ों को समझेगा और बेहतर नागरिक बने। यानी हम प्रकृति और नेचर की ओर जाएं। रूसो लिखता है शिक्षा अब एक कृत्रिम है, कठोर, नीरस है। यानी ऐसी शिक्षा बनेगी जो कृत्रिम है, नीरस है, इसमें कोई रस नहीं बचा है ऐसी आज की जो शिक्षा में। दूसरी ओर यह एक जैविक विकास के भीतर का विकास है। एमिल में रूसो कहता है कि मनुष्य को शिक्षा के 3 स्रोत हैं। प्राकृतिक चीज़ें जो पुरुष हैं, प्राकृतिक से शिक्षा के बच्चों में प्राकृतिक शक्तियों का विकास में सहायक होती है। चीज़ें जो पुरुषों में शिक्षा की सामाजिक वातावरण को ज्ञान, यानी कह रहा है कि जब हम प्रकृति से जुड़े होंगे, नेचर से जुड़े होंगे, तब हम शिक्षा को बेहतर नहीं कहता है कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो, उनके लिए ना तो कोई सिलेबस होगा, ना तो कोई पुस्तक होगी, बल्कि वह स्वयं ही चीज़ों को सीख जाएंगे प्रकृति में रह करके, नेचर में रह करके। क्योंकि जो बच्चे सिलेबस पढ़ते हैं, जो बच्चे समाज में रहते हैं, वो ईर्ष्या है, द्वेष भावना है, मारपीट है, लड़ाई झगड़ा है, चुगली है, यानी गलत चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। उनमें प्राकृतिक या ह्यूमन जो नेचर होने चाहिए, ह्यूमन नेचर का विकास नहीं हो पा रहा है। ह्यूमन नेचर का विकास तभी होगा जब हम प्रकृति यानी नेचर से ज़्यादा जुड़े रहेंगे। उसी बात को ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 क्या है, महिलाओं के अधिकार। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे थिंकर है उनका नाम क्या है, वेलस्टोनक्राफ्ट। ठीक है, ये महिलाओं के अधिकारों के लेकर के क्या करती हैं, बातें करती हैं। ख़ास तौर से हम यहाँ पर महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको लेकर के बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों के लेकर के हम यहाँ पर बात करते हैं।
इनको लेकर के इन्होंने जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के उन्होंने बात की है। देखिएगा महिला अधिकारों का संदर्भ क्या है। चार्ल्स मैरी डी 1791 में 1791 फ्रांसीसी नेशनल असेंबली की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए वेल्सटोनक्राफ्ट को इस पाठ को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। 1791 में उन्होंने फ्रांसीसी संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया में काम किया। फ्रेंच नेशनल असेंबली में उन्होंने शिक्षा पर रिपोर्ट दी। इन्होंने क्या, महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया है। किसने जोर दिया है? वेल्सटोनक्राफ्ट, महिलाओं की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया है। वेल्सटोनक्राफ्ट ने राइट्स ऑफ वुमन को जल्दबाजी में उत्साहपूर्वक बताया। यानी वेल्सटोनक्राफ्ट कहती हैं जो राइट्स ऑफ वुमन है इसको जल्दबाजी और उत्साह से पूर्ण बताया है। पूरा काम करने के बाद उसने अपने दोस्त विलियम रोस्की को लिखा। इस बात से सहमत थी कि वह विषय के साथ न्याय नहीं किया गया है, खुद असंतुष्ट थी। वह इस बात से भी असहमत थी कि अगर उसे और समय मिलता तो हर मायने में एक बेहतर किया। यानी जो वेल्सटोनक्राफ्ट हैं ये महिलाओं के अधिकार को लेकर के, महिलाओं के शिक्षा के अधिकार को लेकर के बात करती हैं। और एक क्या है, जो जर्मन है वहाँ की जो संसद है, वहाँ की एक सांसद है और महिलाओं के अधिकारों को लेकर के क्या कर रही है, बिल बना रही, रिपोर्ट बना रही है, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के बात करती हैं। यह पुस्तक इसी रिपोर्ट में प्रतिपादित है। वेल्सटोनक्राफ्ट ने इस पुस्तक को समर्पित किया है। यह दिसंबर 1790 में गुमनाम रूप से प्रकाशित हुई और लगभग तुरंत ही सारी प्रतियां बिक गईं। यह दूसरे संस्करण में उन्हीं के नाम से प्रकाशित हुई। पाठ के दूसरे संस्करण में वेल्सटोनक्राफ्ट ने लिंगों के बीच में अधिक समानता को दर्शाने के लिए महिला और पुरुष के अंतर को बताया है। यद्यपि वह महिलाओं के अधिकारों को एक अधिक विचारशील दूसरे खंड में तैयार करती है। यानी कह सकते हैं वेल्सटोनक्राफ्ट हैं वो महिला और पुरुषों को लेकर के, यानी महिलाओं को भी समानता मिले, महिलाओं को भी बराबर माना जाए, उस प्रकार की क्या करती हैं, बातें करती हैं वेल्सटोनक्राफ्ट। ठीक है, आगे देखिएगा। महिला एक तर्क के मानव के रूप में महिला अधिकारों की सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है कि उनका महिलाओं के पर तर्क संगत मानव रूप में जोर दे। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाएं भी इंसान हैं। यानी कि वो कहती हैं भैया महिला भी इंसान है और महिलाओं को भी पुरुषों के समान हक मिले। क्या कहती हैं? महिलाएं भी समान है और महिला को भी पुरुषों के अधिकार हक मिलना चाहिए। महिलाओं को पुरुषों के लिए, महिला को सिर्फ पुरुष का आभूषण, गहना, संपत्ति नहीं बनना है। ठीक है, महिलाओं को समाज में के आभूषण के रूप में, विवाह, संपत्ति इस प्रकार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, लड़कियों के क्या भाई शादी कर देते हैं या एक प्रकार से महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति समझा जाता है। ठीक है, यानी कहना कि महिला भी पुरुषों के बराबर है, महिला किसी पुरुष की संपत्ति या बकौती नहीं है। ठीक है, बल्कि उसको भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर 21वीं सदी के संदर्भ में वेल्सटोनक्राफ्ट के विचारों का अध्ययन करें तो यह तर्क दे सकता है कि उनके विचार इतने कट्टरपंथी नहीं थे। अगर हम यह उस समय के परिस्थितियों का विचार करें तो वेल्सटोनक्राफ्ट के विचारों का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से तर्क दिया जा सकता है वेल्सटोनक्राफ्ट का विचार कट्टरपंथी थे। यानी आज की बात करेंगे, जिस समय ये विचार कहती थी महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को पुरुषों के अंडर में नहीं माना चाहिए, उस समय बड़ा रूढ़िवादी समाज था, पुरुषवादी समाज था। उस समय इनके विचारों को कट्टरपंथी बोला जाता था। लेकिन आज इसको हम कट्टरपंथी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आज महिलाओं को उस प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं या उस प्रकार की बातें होती हैं। यानी शुरू में बहुत पहले महिलाओं के अधिकारों की बात करती थी वेल्सटोनक्राफ्ट जो थी, पार्लियामेंट सांसद में बैठती थी। ठीक है, और इसने महिला अधिकारों को लेकर के जब बात लिखी थी तो इसको कट्टरपंथी तक बोला कि महिला अधिकारों को लेकर के बात करें, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिले, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिले, महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा राइट मिले, उसकी बात करती थी। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों में वेल्सटोनक्राफ्ट की इस धारणा को खारिज करती है कि महिलाओं को अधीन स्थिति प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण विशेषता है। मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी है, महिलाएं भी इंसान हैं, मनुष्य रूप में वह तर्कसंगत हैं। करें कि भाई जब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो महिलाएं भी इंसान है, वह भी सोच सकती हैं, समझ सकती हैं, अपने फैसले खुद कर सकती हैं, उन्हें भी स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय लेने के हकदार हैं जैसा पुरुष। यानी अगर पुरुषों को भी जिस प्रकार के अधिकार मिले हैं कि वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं, वह भी निर्णय ले सकते हैं, तो महिलाएं भी इंसान है, वह भी एक सामाजिक प्राणी है, वह भी सोच सकती है, वह भी समझ सकती है, वह भी अपने अनुसार क्या कर सकती है,
फैसले ले सकती है, यानी महिलाओं को मजबूती का अधिकार देते हैं और महिलाओं की नारीवादी भेदभाव को एक खिलाफ मापदंड, महिलाओं के साथ जो भेदभाव रहा था उसको लेकर के उन्होंने एक लेख लिखा, उन्होंने बात कर रखी है। देखिएगा, महिला के अधिकारों मानव अधिकार हैं, यानी कहती जो महिला के अधिकार हैं वो मानवीय अधिकार हैं। महिलाओं के मानवाधिकार का यह विचार है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले, क्योंकि पुरुष और महिलाएं दोनों समान हैं। वेस्टोनक्राफ्ट के प्रमुख योगदान यह है कि एक क्षेत्र मानवाधिकार की समझ है। देखो, वेस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि जो पुरुष है और जो स्त्री है दोनों समान हैं। अगर भाई दोनों समान हैं तो दोनों को बराबरी का अधिकार मिले, दोनों को बराबर के राइट मिलना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे अब हम समानता उदार नारीवाद कहेंगे। रूसो, जॉन लॉक जैसे प्रबुद्ध विचारकों ने समर्थित सार्वभौमिक मानवाधिकार की है। वेस्टोनक्राफ्ट ने तर्क दिया कि महिलाएं सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर पुरुषों के समान हैं। यानी वेस्टोनक्राफ्ट कहती हैं कि जिस प्रकार से पुरुष सोचते हैं, समझते हैं, उनमें क्षमताएं हैं, उसी प्रकार से महिलाओं भी क्षमताएं, वो भी मानवाधिकार की दावेदार हैं। इसलिए महिलाओं को भी मानव के रूप में सभी अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, महिला अधिकारों का महत्व क्या है? वेस्टोनक्राफ्ट महिला अधिकारों को नारीवादी राजनीतिक दर्शन के लिए मानती हैं। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभावशाली 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक महिलाओं के अधिकारों को सबसे पुराने नारीवादी ग्रंथों में से माना जाता था, जो शताब्दियों की कुप्रथाओं थे। वेस्टोनक्राफ्ट ने महिलाओं के लिए नैतिक और बौद्धिक स्वायत्तता के लिए तर्क दिया है। बचपन से ही सिखाया जाता था कि सुंदर महिलाएं राजदंड हैं, मन खुद को शरीर को आकार देता है और अपने पिंजरे के चारों ओर घूमता है, केवल इसी जाल को सजाना है। जो वेस्टोनक्राफ्ट हैं वो कहती हैं कि महिला के अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए। जिस प्रकार से जो बोला जाता है कि महिला सुंदर होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, इससे क्या है, महिलाओं को एक प्रकार से बेड़ियाँ है। वेस्टोनक्राफ्ट ने राइट्स ऑफ वुमेन ने कई नारीवादी विद्वानों को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक लेखक पूर्व मुस्लिम अयान हसन अली, जो सामान्य रूप से इस्लाम के आलोचक थे, विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में उनके विचार निंदक हैं। वे अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि महिलाओं के अधिकारों का हवाला देते हैं, जो लिखा है कि अग्रणी नारीवादी विचारक मैरी वेस्टोनक्राफ्ट से प्रेरित। उन्होंने महिलाओं को बताया है कि उनके पास पुरुषों की तरह तर्क करने की क्षमता है, वह समान अधिकार की हकदार हैं। अहमद सेन, यानी कह सकते हैं कि जब वेस्टोनक्राफ्ट ने इस प्रकार की बातें की, महिलाएं भी पुरुषों के समान हैं, महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार हैं। जिस प्रकार से पुरुष सोचते हैं उसी प्रकार से महिला सोचती है। अगर पुरुष सभी चीज़ों का चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, तो महिलाएं भी आगे जा सकती हैं। नहीं, पुरुषों को भी महिलाओं के बराबर महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सारे अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, इसकी बात कौन करता है? वेस्टोनक्राफ्ट जो हैं ये थिंकर हैं, महिला अधिकारों की बात करती हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर जो आपका यही रहेगा। ठीक है, 5 में है चैप्टर नंबर 6, रूसो की शिक्षा के विचार की आलोचना। रूसो ने जो शिक्षा के विचार दिए थे वो क्या करती है, ये आलोचना करती है। ठीक है, जिस प्रकार से रूसो ने विचार दिए थे, इन्होंने आलोचना की है। देखिएगा क्या कह रहे हैं कि समाज में महिलाओं की शिक्षा और उसके कार्यों को सीमित करना। महिलाओं पर रूसो का विचार, उनकी प्रकृति, उनकी शिक्षा और सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में उनका उचित स्थान है, पूरी तरह से जांच के योग्य है। रूसो ने पुरुषों के विपरीत महिलाओं के स्वभाव और उनके कार्य को संदर्भ में परिभाषित किया, अर्थात जीवन में उनका यौन और प्रजनन उद्देश्य है। रूसो कहता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का सिर्फ 2 ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? यौन और प्रजनन, यानी वो क्या करें, सिर्फ बच्चों को जन्म दे, यही उनका क्या है, उद्देश्य है। इसलिए ये इसकी आलोचना करती है। ठीक है, इसलिए उन्होंने महिलाओं को उनके कार्य तक सीमित रखा। यानी रूसो कहता है महिलाओं का काम क्या है, प्रजनन करना, बच्चों को जन्म देना, यह उनका काम है, उसी तक सीमित रखता है। रूसो के लिए पुरुषों में आमतौर पर तर्कसंगत विचार, रचनात्मकता आदि असीमित क्षमता है। दूसरी ओर महिलाओं की भूमिका, उसकी वास्तविक और संभावित क्षमताओं को अविकसित माना जाता है। स्त्री के कार्यों को शारीरिक और कामुक रूप से देखा जाता है, जबकि पुरुष की क्षमता को रचनात्मक और बौद्धिक। कह रहे हैं कि स्त्री को सिर्फ किस रूप में, कामुक रूप में देखा जाता है, एक पत्नी के रूप में जो बच्चों को जन्म देगी, इस रूप में देखता है।
और पुरुष को क्या मानता है कि पुरुष एक बौद्धिक है, जो जिसमें ज्ञान है, विवेक है, जो सोचता है, जो समझता है। और लेडीज़ को क्या मानता है कि एक प्रकार से कामुक, उसलिए मानता है। ठीक है, यानी वो क्या है, एक प्रकार से शारीरिक रूप से सेटिस्फैक्शन पुरुष के लिए बनी हुई है। यानी वो क्या करेगी, सिर्फ बच्चों को जन्म देगी, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। रूसो के लिए तथाकथित स्त्री गुण का कार्य महिलाओं के पुरुषों को प्रसन्न करना है। रूसो कहता है कि स्त्री का काम क्या है, पुरुष को प्रसन्न करे बस खाली। यह सुनिश्चित करना कि स्त्रियों को अपनी जरूरतों इस उद्देश्य के अधीन है। कुछ विद्वानों के लिए रूसो ने जानबूझकर महिलाओं की स्वतंत्रता को कम करना कहा। कुछ विद्वानों के लिए रूसो ने जानबूझकर महिलाओं की स्वतंत्रता को कम आका है। कई सारे विद्वान कहते हैं कि रूसो जो है वो महिलाओं को जान करके कम आंक रहा है, यानी जो महिलाओं को लेकर के बात कह रहा है रूसो। आगे देखिएगा, पुरुष और महिलाओं के शिक्षा पर विचार रूसो के हैं। रूसो शैक्षिक विचार ग्रंथ एमिल में बताता है। एमिल जिसमें महिलाओं के लिए आदर्श शिक्षा के विस्तार का वर्णन है। इसके लेख में मेरे सभी कार्यों में सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण कार्य होने का दावा है किया है, जिसके साथ किसी भी पूरे दर्शन में समझने के लिए करना। महिलाओं को शिक्षा से संबंधित उसके विचार में महिलाओं को प्राकृतिक के खाते के माध्यम से सही पाठ्यक्रम में। अपनी बुक में वो कहता है कि महिलाओं को एक प्रकार से अधिकार की बात नहीं करता है। नारीवादी टिप्पणीकारों ने बताया है कि कैसे सेफी की शिक्षा अपनी पुस्तक के इर्द गिर्द नहीं है, बल्कि उसके विचारों के इर्द गिर्द तैयार की गई है, जो उसने अपनी बुक लिख रखी है। यानी कहने के कह सकती है कि जो रूसो है वह महिलाओं की शिक्षा को लेकर के सीमित करता है, कम करता है। रूसो ने महिलाओं के स्त्री गुणों की एक लंबी सूची दी है, जिससे निर्विवाद रूप से स्वाभाविक है। लज्जा, सहनशीलता, सुंदरता, प्रेम, दूसरों को प्रसन्न करना, विनम्र रहना, इस प्रकार की बातें बताई हैं। सभी विशेष महिलाओं में जन्मजात सहज रूप से प्रस्तुत है। यानी रूसो कहता है कि महिलाओं का काम क्या है, लज्जा, सहनशीलता, सुंदरता, इस प्रकार की चीज़ें हैं। यानी उनकी शिक्षा की बात नहीं करता है, यानी वो क्या है, सिर्फ प्रजनन करने के लिए है और पुरुष को खुश करने के लिए इस प्रकार की बातें करता है। रूसो ने पुरुष और महिलाओं की शिक्षा को अलग अलग बताया है, उन्हीं के बीच भेद किया है। यह मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि रूसो ने सोचा है कि महिलाओं की प्रकृति पुरुष से अलग है। इसका मतलब है कि उन्हें अलग तरह से शिक्षित किया जाना चाहिए, जबकि रूसो ने लड़कों के लिए दो अलग और बहुत अलग शैक्षिक प्रणाली की है। इस बात पर निर्भर करता है कि क्या उसे नागरिक को बदलने में स्वतंत्र है। उन्होंने महिलाओं के लिए उपयुक्त केवल एक प्रकार की शिक्षा का निर्धारित किया है, या उसे स्वतंत्रता व्यक्ति होने के उपयुक्त नहीं, जिसे स्वाभाविक स्त्री शिक्षा का। लेकिन कह सकते जो रूसो है वो महिलाओं की शिक्षा का पक्षधर नहीं है, यानी कह रहा है कि महिलाएं सिर्फ क्या है, पुरुषों के काम आने के लिए हैं। वो बच्चे प्रजनन करें, बच्चों को जन्म दें, यानी उनको शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि उसका मानना है कि जो विवेकशील है, क्योंकि रूसो ये मानता है कि यानी स्कूली एजुकेशन की बात नहीं करता, किताब और बुक वाली शिक्षा की बात नहीं करता। तो कह रहा कि स्त्री में तो तर्क वितर्क करने की क्षमता ही नहीं है, तो शिक्षा को कैसे ग्रहण करेगी, वो तो सिर्फ प्रजनन करने के लिए, इस कामों के लिए ही सही है। इस बात को रूसो कह रहा है। ठीक है, रूसो की शिक्षा पर की विचार पर मैरी वेलस्टोनक्राफ्ट की आलोचना, इसकी आलोचना करती, निंदा करती रूसो। जो वेलस्टोनक्राफ्ट ने रूसो के शैक्षिक और राजनीतिक मॉडल की आलोचना की है, जिसे महिलाओं के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के दावों को दोहरी नैतिकता की ओर इशारा किया। रूसो के मॉडल में महिलाओं के लिए समतावादी भागीदारी से बाहर रखा गया, लेकिन वेलस्टोन ने महिलाओं की समतावादी, देखो रूसो जो है महिलाओं को समाज की भागीदारी से दूर रखता है, लेकिन जो वेलस्टोनक्राफ्ट है वो महिलाओं की भागीदारी को बचाव किया है। वेलस्टोनक्राफ्ट ने रूसो के इस तर्क का जवाब दिया कि समाज की वर्तमान स्थिति में महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में रचनात्मक कम सक्षम हैं। उन्हें दृढ़ता से तर्क दिया कि अमूर्त तर्क और रचनात्मक में महिलाओं की क्षमता की कमी नहीं है। मुख्य रूप से उसको देखो, यहाँ पर अगर देखोगे तो वेलस्टोन जो क्राफ्ट है वो कहती हैं महिलाएं पुरुषों से कहीं भी कम नहीं हैं। रूसो जो बातें कह रहा है कि महिलाओं में तर्क वितर्क करने की, सोचने समझने की क्षमता कम है पुरुषों के बराबर, ऐसा कुछ भी नहीं है जिस प्रकार की वो बातें कह रहा है। वेलस्टोनक्राफ्ट रूसो के विचारों पर कुछ मौलिक प्रश्न करती हैं। रूसो ने दावा किया कि महिलाओं की समानता सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर देगी। जीवन में महिलाओं को प्राथमिक कार्य बच्चों का पालन पोषण करना है और शिक्षा करना है। वेलस्टोनक्राफ्ट ने बताया कि यदि महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो पुरुष के अधिकारों के अंतर्गत अपने निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। वह बच्चों का पालन और शिक्षा में असमर्थ होंगी। इसलिए
यह तर्क देने की कोशिश है कि शिक्षा का कार्य निर्णय की स्वतंत्रता है। देखो कहती है कि रूसो जो कह रहा है कि महिलाएं अपने अपने जो उसका धर्म है उसको फॉलो करें, लेकिन वो शिक्षा की बात करता है, लेकिन कहती है इसमें विरोधाभास है। कह रही है कि भाई जो महिलाएं हैं वह भी जिस प्रकार की शिक्षा की बातें करता है उसकी आलोचना करती है। ठीक है, जो थिंकर है। ठीक है, अगला देखिएगा, मैरी वेस्टोनक्राफ्ट महिलाओं पर विचार क्या है। देखो ये तो महिला अधिकारों की बात करती है, इनकी हमने बातें की थी, जो कहती है महिलाओं को भी पढ़ने लिखने की आज़ादी मिले, वो भी पुरुषों के समान है, पुरुषों के बराबर हैं, उनको भी पढ़ने लिखने के शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, वो भी आगे बढ़ें। इस चीज़ को लेकर के ये बातें कहती हैं। महिलाओं के लिए तर्क संगत शिक्षा, यानी महिलाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए जो तर्क संगत हो, यानी जिससे महिलाओं को आगे रोजगार मिले, नौकरी मिले, जिससे वो आगे बढ़ सकें और समाज में भी वो अपना कोई ना कोई योगदान दें। यानी महिलाओं में भी गुण विकसित किए जाएं, वो भी आगे बढ़ सकें, वो भी आगे जा सकें। इस प्रकार के लिए तर्क संगत शिक्षा महिलाओं को दी जाए, उस प्रकार की क्या करती हैं, ये बातें करती हैं। महिलाओं के लिए स्वाभिमान के लिए शिक्षा, यानी महिलाओं की अगर शिक्षा मिलती है तो इससे महिलाओं का स्वाभिमान है, जो आत्मसम्मान है, वो बहुत आगे बढ़ेगा। इससे कह सकते हैं समाज में बड़े बदलाव भी आ सकते हैं, इस बात को कहती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 क्या है, स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद। खास तौर से हम लोग यहाँ पर मिल का आज़ादी यानी फ्रीडम, विचार और स्वतंत्रता पर बचाव पर क्या कहता है, हम इसको बात करेंगे। ठीक है, व्यक्तिवाद का मतलब है कि जो मिल है वह व्यक्ति को ध्यान में रख करके व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा बात करता है। ठीक है, यानी इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जो राज्य है, राज्य की शक्ति को ये कम करने की बात करता है। यानी मिल क्या कहता है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, स्वतंत्रता मिले। इस बात को 7.3 में कर रहा हूँ। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या करता है, बात करता है। यानी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वो अपना वह विकास कर सके। राज्य व्यक्ति पर कम से कम नियम और कानूनों को लगाए, इस प्रकार की बातें कहता है। लेकिन खास तौर से यहाँ पर 7.4 की बात करेंगे। मिल का आज़ादी यानी फ्रीडम, विचार और स्वतंत्रता पर लिबर्टी का इसने किस प्रकार से बचाव किया है। ठीक है, देखिएगा 7.4 में मिल का आज़ादी यानी फ्रीडम का विचार। देखिएगा, मिल का आज़ादी यानी फ्रीडम का विचार स्वतंत्रता का बचाव वैचारिक रूप से व्यक्तिवाद के विचारों से जुड़ा है। जिस प्रकार से उसने आज़ादी को परिभाषित किया है, इससे व्यक्ति पर कोई भी आसानी से उसके विचारों को पता लग सकता है। मिल के अनुसार फ्रीडम का अर्थ है कि व्यक्ति के चरित्र का प्रत्यक्ष निर्माण करना, ना कि मन की आध्यात्मिक गुणवत्ता का। यानी कहता कि फ्रीडम का मतलब कि व्यक्ति का जो चरित्र निर्माण है उस करने की बात करता है। उसका मानना है कि यह स्वयं के जीवन को निर्देशित करने की बात करता है। ठीक है, अपने प्रसिद्ध रचना आपका जो हमारे जो थिंकर हैं स्टुअर्ट जेस मिल हैं, इसने अपनी बुक लिखी जिसका नाम है ओन लिबर्टी। मिल के उस सिद्धांत के बारे में बताया है जो समाज और व्यक्तियों के कार्यों को मजबूती और नियंत्रण की बात करता है। उसके द्वारा बताया गया कि व्यक्ति और सामूहिक रूप से एकमात्र लक्ष्य है जिसके जरिए हम मानव जाति किसी व्यक्ति की कार्रवाई की स्वतंत्रता में अनगिनत बार हस्तक्षेप करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसका आत्मरक्षा एक सभ्य समुदाय की ओर बात करता है। ठीक है, स्टुअर्ट मिल है, उसने अपनी बुक लिखी, मैंने जैसे पहले बताया ओन लिबर्टी में। ठीक है, ओन लिबर्टी में कहता है कि मानव जीवन के दो पहलू, एक तो व्यक्तिगत पहलू है और दूसरा हमारा सामाजिक पहलू। क्या कौन कौन सा पहलू है, एक तो व्यक्तिगत पहलू है, दूसरा सामाजिक पहलू है। इसी के अनुरूप वह व्यक्ति के कार्यों में बांटता है, स्व संबंधी और पार संबंधी। दो उदारवादी समर्थक स्वतंत्र संबंधी विचारों में व्यक्तिवादी दिखाई पड़ते हैं। नहीं कहता कि जो उदारवादी हैं वो तो एक कह सकते हैं कि वो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। उसके अनुसार कानून वह बंधन जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास में कहता है। देखो, अगर हम बात करें मिल की बात करें तो मिल कहता है कि जो व्यक्तियों पर जो कानून लगाए जाते हैं इससे व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता है। देखो, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए राज्य जो है वो व्यक्तियों को कई सारे अधिकार देता है। राज्य है, ठीक है, अरे व्यक्ति है, राज्य ने व्यक्ति को कई सारे अधिकार दिए, लेकिन राज्य जब नियम कानून लगाता है तो इससे क्या हो जाता है कि व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाता, इसमें रुकावट आती है। वह व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। नहीं कहते हैं कि जो मिल है, मिल कहता है कि व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उस पर कम से कम नियम कानून लगे। मिल क्या कहता है कि जो व्यक्ति है अपनी बुक ऑन लिबर्टी यानी स्वतंत्रता में कहता है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिले, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी मिले ताकि वह अपना विकास स्वयं कर सके और राज्य कम से कम
नियम कानून व्यक्ति पर लगाए, यानी कम से कम शासन सरकार करे या शासन करे और व्यक्ति को ज़्यादा जानी। या अगर मैं बात करूँ तो अगर मिल की बात करूँ तो मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, जो कहते हैं कि व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सरकार कम से कम शासन करे। अगर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, अपना विकास स्वयं कर लेगा, उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं, बल्कि जो राज्य है, जो सरकार है, वह सिर्फ देश की सुरक्षा करे, देश को बाहरी शक्तियों से बचाए और व्यक्ति जो है, क्योंकि व्यक्ति में दिमाग है, माइंड है, बुद्धि है, वह अपना विकास स्वयं कर लेगा। राज्य को किसी चीज की करने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति को सिर्फ स्वतंत्र कर दो, व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा, सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे। अगर सरकार स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो विकास है वह रुक सकता है या बाधित हो सकता है। इस बात को कौन कहता है, खास तौर से आपके जो जीएस मिल हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, वो स्वतंत्रता को लेकर के इसके क्या हैं, विचार हैं, और स्वतंत्रता को लेकर के यही विचार इसने दिया है। ठीक है, कि भाई व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, व्यक्ति का स्वतंत्र जन्म हुआ है, ठीक है, इसलिए राज्य को भी व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता देनी चाहिए। व्यक्ति में दिमाग है, बुद्धि है, माइंड है, विवेक है, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा, क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है, वो अपना डेवलपमेंट स्वयं कर लेगा। राज्य को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, राज्य सिर्फ उसको आज़ादी प्रदान करे, राज्य सिर्फ देश की आंतरिक व्यवस्था को देख ले या देश पर कोई हमला कर रहा उसकी जांच कर ले, इस प्रकार की चीज़ें कर ले, यानी व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा, उसको किसी चीज़ की करने की जरूरत नहीं है। यही जेएस मिल का मुख्य सिद्धांत है, मुख्य थ्योरी है, या इनका जो स्वतंत्रता को लेकर के जो विचार है यही मूल विचार है। ठीक है, देखिएगा चैप्टर नंबर 8 मताधिकार और महिलाओं के अधिकार। इसमें हम लोग बात करेंगे महिलाओं के अधिकार और लैंगिकता, इसकी बात करेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर मिल के विचार, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वही मैंने हम बात की ना, ये तो मैंने बता दिया 8.3 कि भाई जो मिल है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की ज़्यादा बात करते हैं, यानी व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिले और राज्य कम से कम नियम कानून लगाए ताकि व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर लेगा। अगर राज्य ज़्यादा से ज़्यादा यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर राज्य कानून लगाएगा तो भाई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो खास तौर से महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता की हम लोग बात करते हैं 8.4 की। ठीक है, यहां पर देखिए 8.4 क्या है, महिला अधिकारों और लैंगिक समानता। मिल ने ध्यान दिया है कि लैंगिक समानता का विरोध तर्क पर आधारित नहीं है। मिल के अनुसार समानता एक विशुद्ध नैतिक भावना है जिसे सभी संबंधों को नियंत्रित करना चाहिए। इस आधार पर भावना को ऐसे परिवार के भीतर पैदा और पोषित किया जाए, उचित रूप से संगठित। मिल ने परिवार की स्वतंत्रता और मुक्ति के गुणों को सीखने के लिए वास्तविक पाठशाला के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि वह अन्याय, असमानता, निरंकुशता की भावना सिखाता है। एक न्याय परिवार अधीनता आदर्श की बजाय सहानुभूति, समानता, प्रेम की भावना तथा शिक्षा प्रदान करेगा। मिल आधुनिक युग में स्वभाव भावना अर्थात समानता और न्याय की भावना के अनुरूप परिवर्तन की इच्छा रखते हैं। ठीक है, मिल जो बात करता है, मिल का मानना है कि विवाह में स्त्री और पुरुष के बीच का आपसी संबंध समान और आपसी प्रेम पर आधारित है, इसलिए उन्हें एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे जब एक स्त्री की शादी होती है, एक पुरुष की शादी होती है, तो स्त्री और पुरुष में एक प्रकार का क्या है, संबंध है, यानी एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे का और लोग सम्मान करते हैं, अधिकारों का सम्मान करते हैं, इससे वह आत्मनिर्भर और स्वाधीन बने हैं। मिल का कहना कि जब तक प्रत्येक मनुष्य समान और न्याय संगत मूल्यों को मान्यता नहीं दी जाती है तब तक वह समानता के अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही वो अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। अपनी पूर्ण रचनात्मक उपयोग के लिए तार्किक जीना। देखो, शक्ति के संबंध को पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी करने की मिल की प्रतिबद्धता के कारण उन्हें तर्क दिया है कि परिवार के पुनर्गठन और पारिवारिक लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन के बिना न्याय संभव नहीं। मिल ने तर्क दिया है कि पुरुषों पर संपूर्ण रूप से भरोसा नहीं करना चाहिए। परिवार और विवाह के मध्य इस तरह के पूर्ण रूप से भरोसे केवल महिलाओं के प्रति क्रूरता का कारण है। मिल ने महिलाओं को व्यक्तिगत अधिकार का बचाव किया है जो मातृत्व और विवाह के अलगाव हैं। देखो, मिल कहता है कि भाई महिलाओं को जिस प्रकार से क्या है, शादी करने के बाद बंधन में बढ़ जाती है, माता जो बन जाती है, तो इससे उसके जो अधिकारों का हनन होता है वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनका मानना है कि ज़्यादातर महिलाएं ऐसा चुनाव नहीं करेंगी, लेकिन महिलाओं को विकल्प ना दे करके निश्चित रूप से मिल उन्हें शादी करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते हैं। उनके अनुसार महिलाओं को पुरुषों के प्रति पराधीनता एक सार्वभौमिक प्रथा मानी जाने जिसका स्वाभाविक रूप से खत्म होना चाहिए।
यानी मिल कहता है कि शादी करने से महिलाएं एक बंधन में बंध रही हैं, लेकिन वो शादी करने को मना नहीं करता है। लेकिन कहता है मिल कहता है कि महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और वोट देने के अधिकारों की महिलाओं की पक्षधर भी दिखाई देगा। मिल ने इंगित किया है यदि महिलाओं को उनके विशेषाधिकारों का पूर्ण और स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो वास्तव में लाभार्थी समाज ही होगा, क्योंकि वह मानसिक संभावनाओं संसाधनों का एक बृहद निकाय होगा, आकर्षित करने में सफल। यदि महिलाओं को उचित रूप से शिक्षित किया जाएगा तो यह न केवल उनके जीवन को उज्जवल करेगा बल्कि सामान्य रूप से समाज भी उन्हें करें कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी लिखेंगी आगे बढ़ेंगी तो महिलाओं के लिए भी अच्छा होगा और हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। मिल कहता है, यानी मिल अगर देखोगे तो महिलाओं के सपोर्ट में बात करता है, कहता कि भाई अगर महिला पढ़ेगी लिखेगी आगे बढ़ेगी तो इससे हमारे समाज को भी क्या होगा, मदद मिलेगी और समाज भी आगे। देखो महिला अगर पढ़ाई करेगी लिखाई करेगी तो महिला आगे बढ़ेगी, महिला का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और महिला के विकसित होने से हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। महिलाओं के आगे बढ़ने से समाज में विकास होगा। इसलिए कह सकते हैं जो मिल है वह महिला अधिकारों की बात करता है और महिलाओं को वोट देने के अधिकार का क्या है, हमें पक्षधर दिखाई देता है। ठीक है, यानी महिलाओं को आज़ादी देने की बात करते हैं कौन, मिल है। ठीक है, महिलाओं को राजनीतिक अधिकार तथा मत देने का अधिकार मिले, क्योंकि बहुत समय पहले भाई यूरोप में क्या था कि महिलाओं को राजनीति में कोई अधिकार नहीं होता था, वोट तक नहीं डाल सकती थी। इसलिए अगर मैं मिल की बात करूं तो ये महिला अधिकारों की बात करता है, साथ साथ महिलाओं को भी मत देने का वोट देने का अधिकार होना चाहिए, इसका भी मिल हमें पक्षधर दिखाई देता है। ठीक है, क्या है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है, उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे जो है उपयोगिता पर मिल के विचार क्या है, उपयोगिता पर मिल के विचार क्या है 9.3। दूसरा अगर आपको जो करना होगा स्वतंत्रता लोकतंत्र उपयोगिता, इसको कर लेना अगर आपको पढ़ना होगा, इसको भी एक बार रीड करके जरूर चले जाइएगा। खास तौर से अगर मैं देखूंगा उपयोगिता पर मिल के विचार क्या है, हम लोग इसकी बात करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिएगा 9.3 क्या है, उपयोगिता पर मिल के विचार। जीएस मिल ने अपनी पुस्तक जिसे टोर्निज्म में सबसे बड़ी संख्या में सर्वोत्तम खुशी के सिद्धांत को बताया है। फिर उन्होंने यह तर्क दिया है कि इस सिद्धांत का बचाव भी किया जा सकता है जब खुशी और आनंद के बीच में अंतर किया है। मिल के अनुसार खुशी स्वायत्ता विचार और क्रियाशीलता की मानवीय। देखो मिल कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों की यानी अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम स्वतंत्रता या खुशी की बात करता है, उसको हम या इसको बोला जाता है। ठीक है, एक अच्छा योग्य और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए स्वतंत्रता का एक आधार कहे कि अगर व्यक्ति एक अच्छा योग्य और सम्मानजनक जीवन अगर जीना चाहता है तो उसके लिए स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है। ओन लिबर्टी के संबंध में यह है कि इस तरह की कल्पना खुशी स्वतंत्रता सिद्धांत को शासित और एक मुक्त समाज को बनाएगा। मिल ने बताया कि प्रत्येक मानव क्रिया में 3 पहलू, कोई भी मानवीय क्रिया होती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहला क्या है, सही और गलत का नैतिक पहलू। देखो इंसान अगर कोई भी काम करता है तो उसमें 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या भैया, सही और गलत का नैतिक पहलू। दूसरा कहते हैं सौंदर्यात्मक पहलू यानी इसकी सुंदरता। और तीसरा क्या होता है, सहानुभूति का पहलू यानी इसकी भलाई। यानी हम क्या करते हैं, नैतिक पहलू कि कोई भी अगर चीज़ होती है उसका नैतिक पहलू होता है, उसकी सुंदरता होती है और उसकी क्या होती है, भलाई। ये 3 चीज़ें होती हैं। इस सिद्धांत ने सही या गलत किसी एक को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्देश दिया है। देखिएगा तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो कहता है कि जैसे जबकि एक दूसरे की प्रशंसा या तिरस्कार करना सिखाया, तीसरे को प्यार देना, दया नापसंद करने के लिए सक्षम है। इन्होंने व्यक्ति को आत्मविश्वास विविधता और मानव सुख के लिए महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि आत्म विकास विविधता मानव सुख के लिए महत्वपूर्ण घटक है। यानी हम लोगों में अगर हमारा विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, जब हम लोगों में विविधता रहेगी तो इससे क्या होगा भाई, मानव का विकास होगा। सामाजिक प्रगति के मुख्य घटकों के रूप में अगर देखोगे तो अंतिम लक्ष्य माना है। मिल ने उपयोगिता के मापदंड को नैतिक आधार के रूप में सर्वोत्तम खुशी को बताया। कह रहे कि अगर हम में नैतिकता रहेगी तो क्या रहेगी, हमारी सर्वोत्तम खुशी रहेगी। यह कर्म नैतिक है जो सुख को बढ़ाता है और दुख को कह रहे कि नैतिकता के आधार पर क्या होता है, जो देखो हम लोगों में अगर नैतिक मूल्य रहेंगे तो क्या रहेगा भैया, हमारा सुख बढ़ेगा और दुख कम होगा। उपयोगितावाद का बचाव करते हुए जैसा कि पहले भी बताया है कि मिल ने बैंथम की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। कहा कि आनंद को न केवल
मात्रा के संदर्भ में बल्कि नहीं, आनंद को केवल मात्रा में नहीं बल्कि गुणवत्ता के रूप में मापा जाना चाहिए। मिल के अनुसार निम्न सुखों की तुलना अधिक के लिए गुणात्मक रूप से आनंद की जा सकती है। सुख के गुणात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना कारण मिल ने उपयोगितावाद को बेंथम से भिन्न माना है। मिल के अनुसार किसी भी आनंद के पूर्ण रूप से गणना करने के लिए उसका क्रियाकलाप की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा, वह आनंद को होगा। चूंकि क्रियाकलाप विलासता मूल्यांकन हेतु यानी उपयोगिता अब मानसिक अवस्था के बाहर से ना होकर के इसके बारे में वास्तव में क्या कहती हैं। मिल ने सुख को विलासता से अलग करके कहा है, यानी मिल कहता है कि जो सुख है वो विलासता से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे बड़ी संख्या में सर्वोत्तम खुशी का कहता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सर्वोत्तम खुशी है। अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी की बात करता है, ठीक है, उसकी बात करता है। इस सिद्धांत का बचाव की मांग क्या है? उन्होंने बेंथम के मात्रात्मक दृष्टिकोण को गुणात्मक दृष्टिकोण से बदला है। मिल ने कानून द्वारा बुनियादी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, यानी मिल कहता कि जो हमारे कानून है उसके जरिए क्या कहता है, जो हमारी स्वतंत्रता उसकी रक्षा की जा सकती है। उसके अनुसार कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता को अधिकतम करना है। कहते हैं मिल कहता कि कानून इसलिए बनाए जाते हैं जिससे हमारी स्वतंत्रता बढ़ सके। भाई मिल क्या कहता है, कानून इसलिए बने हैं जिससे हमारी जो स्वतंत्रता है उसको बढ़ाया जा सके, ठीक है। अधिकतम करना, आत्मरक्षा को अवसर करना। उन्होंने कानून द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र, नैतिकता द्वारा नियोजित क्षेत्र के बीच अंतर बताया है। मिल के द्वारा उदार समाज की आवश्यकता एक उदार राज्य की बुनियादी को शर्त को पूरा करेगा। उन्होंने स्वतंत्रता के विचार को अधिक बचाव किया, यानी स्वतंत्रता का जो विचार उसका वो अधिक बचाव करता है। यही अगर आप उसका देखें, खास तौर से एक काम कर लेना आप सब लोग, उपयोगितावाद पर मिल के क्या विचार हैं इसको जरूर एक बार फॉलो कर लेना, एग्जाम में पूछा जरूर जा सकता है। देखो उपयोगितावाद को लेकर को कहता है कि भाई हमें सुखी की ओर, यानी हमें आनंद की ओर जाना चाहिए, यानी आनंद खुशी इसके यानी अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी की ओर हमें जाना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, यानी ज़्यादा हम लोग खुशी रहें, हैप्पीनेस की बात करता है, ठीक है, उस हैप्पीनेस को लेकर के बातें बताता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 ऐतिहासिक भौतिकवाद। यहाँ पर हमको दिखा देखना द्वंद्वात्मक पद्धति। एक कार्ल मार्क्स का विचार है द्वंद्वात्मक। देखो कार्ल मार्क्स कहता है कि जब मनुष्य कहाँ पर रहता था, जंगलों में रहता था, तो वहाँ पर न तो किसी प्रकार का समाज था, न तो किसी प्रकार की व्यवस्था थी, तो हर मनुष्य क्या था, स्वतंत्र था, इंडिपेंडेंट था, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता था, ठीक है। वहाँ पर ना तो द्वंद्व नहीं था, वहाँ पर समाज दो गुटों में नहीं बटा हुआ था। लेकिन जब समाज कह सकते शिकारी संग्रहकर्ता से निकल करके आगे आता है, जब वह खेती करने लग जाता है, तो वहाँ पर हमें समाज में क्या दिखाई पड़ता है कि एक प्रकार से हमें आगे समाज जब बढ़ता है तो दासता का युग आता है। ये एक दास हो जाते हैं और दूसरा मालिक हो जाता है। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब समाज में किसी प्रकार का डिवीजन नहीं था, समाज बटा नहीं था, सभी बराबर थे, ना तो कोई किसी का शोषण करता था भाई, ना तो कोई किसी का दमन करता था, क्लियर है। लेकिन जब समाज शिकारी संग्रह करता, यानी जो लोग जंगलों में रहते थे और जानवर शिकार करते थे, जब यहाँ से समाज आगे बढ़ा तो दूसरा जो समाज आया, हम उसको क्या बोलते हैं, दासता का युग। दासता के युग में क्या था कि गुलाम बना लिया जाता था, और उनको एक गुलाम होता था, दूसरा मालिक या स्वामी होता था। गुलामों पर क्या, जो स्वामी या मालिक होता था वो क्या करता था, जुल्म करता है। यानी अब यहाँ पर जो समाज था उसमें बट गया था हमारा समाज, यानी दो ग्रुप बन गए थे, एक तो गुलाम थे और दूसरे तरफ उनके क्या थे, स्वामी या मालिक होते। यानी यहाँ पर समाज में द्वंद्व है, दो हैं, और कह सकते हैं जो गुलाम है जो मालिक है, इनमें एक प्रकार के क्या है, हमें संघर्ष दिखाई देता, उस बात को कहता। लेकिन कहता उससे जब आगे समाज बढ़ा तब सामंतवाद का समाज आया। सामंतवाद में क्या, एक तरफ हमें किसान दिखाई पड़ते हैं और दूसरे प्रकार से हमें पूंजीपति, यानी यहाँ पर कह सकते जो किसान है या वो है और दूसरा जो पूंजीपति। यहाँ पर भी समाज में क्या है, दो बंटवारा है, दो ग्रुप बन गए, यानी समाज में एक प्रकार से संघर्ष, एक प्रकार से हमें द्वंद्व दिखाई पड़ता है। कहता है जब समाज सामंती समाज से आगे बढ़ा तब पूंजीवाद आया, तब क्या आया है, पूंजीवाद आया। और पूंजीवादी जो समाज है वहाँ पर भी हम देखते हैं एक पूंजीपति है, इंडस्ट्रियल व्यक्ति है, और दूसरा मजदूर है। यहाँ पर भी समाज क्या है, आपस में बटा हुआ है। यानी कह सकते हैं जो समाज बटा हुआ है, यानी जब समाज दो ग्रुप में, चाहे वो मजदूर के रूप में चाहे पूंजीपति के रूप में
या कह सकते हैं यहाँ पर जब समाज दास के रूप में या कह सकते हैं उसके मालिक के रूप में बटा हुआ था, या कह सकते हैं जब समाज पूंजी कह सकते हो कि किसान के रूप में, या कह सकते हो दूसरा जमींदार के रूप में। इसी समाज को हम क्या बोलते हैं, द्वंद्वात्मक पद्धति, यानी द्वंद्व है, यानी समाज में डिवीजन है, समाज में ग्रुप बन गए हैं। ठीक है, अरे इसी को लेकर के वो बात करता है ऐतिहासिक विकास का चरण क्या है, यानी जो हमारा समाज है किस प्रकार से आगे बढ़ा है। देखो वो कहता है कि उत्पादन का प्रभाव, कह रहा है कि जब उत्पादन बढ़ा, जब प्रोडक्शन बढ़ा, उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ कि समाज में जो विभाजन जो डिवीजन है वो बढ़ते चले गए। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे से समाज में भाई कुछ लोग अमीर होते चले गए, कुछ लोग गरीब होते। इस समाज में एक तरफ यानी जब उत्पादन बढ़ा तो समाज कैसे बन गया, एक तरफ कह सकते हो कि जो सामंतवाद आया, और सामंतवाद में एक तरफ था जमीन का जो मालिक जमींदार होता था, दूसरा किसान होते थे। यानी इसको उत्पादन प्रक्रिया, जब उत्पादन के संबंध बढ़े, जब उत्पादन में आगे बढ़ा, संबंध बढ़ा, तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई देता है कि एक प्रकार से भाई आप देखोगे जो मजदूर है खेत या जो किसान है उसी प्रकार से हमें सामंत दिखाई दे। यानी उत्पादन प्रक्रिया जब बढ़ी और उत्पादन जब ज़्यादा होने लग गया, तब क्या हुआ कि समाज में डिवीजन आया। यानी एक तरफ देखोगे तो एक तरफ आपको मजदूर दिखाएंगे समाज में, जब पूंजीवादी समाज था जिसमें हमें वो दिखाई पड़ते हैं। तो उत्पादन बढ़ने से ही कह सकते हैं समाज में बदलाव आया। जब लोग जंगलों में रहते थे तो वहाँ पर किसी प्रकार का डिवीजन नहीं था, बंटवारा नहीं था, समाज बटा हुआ नहीं था। लेकिन जब उत्पादन बढ़ा, जब प्रोडक्शन बढ़ा, जब एग्रीकल्चर बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, तब समाज में दो वर्ग बन गए, एक किसान वर्ग बन गया, या दूसरा कह सकते जो जमीन का मालिक है, या कह सकते हो वो बन गया, दो वर्ग बन गए। उसी प्रकार से एक खास तौर से इस बात को लिखना आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ, इतिहास के कौन उसने 5 चरण बताए हैं। ठीक है, वो कहता है कि पहला चरण क्या है, पहला चरण बताता कि पहला साम्यवाद का चरण है। वो कहता है कि पहला चरण क्या है, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पहला चरण साम्यवाद। साम्यवाद उसे बताता कि जब आदमी जंगलों में रहता था, निवास करता था, जन शिकार करता था, वहाँ पर समाज में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं था, न तो वहाँ पर कोई ऊंच नीच था, न तो छोटा बड़ा था, न तो कोई किसी का शोषण करता था। यानी वहाँ पर समाज में किसी प्रकार का बंटवारा, यानी समाज दो ग्रुपों में नहीं बटा हुआ था, यानी सभी एक जैसे थे, न तो कोई किसी का शोषण करता था, यानी कोई दमन करता। वो क्या था, एक प्रकार का साम्यवाद था। यानी समाज में किसी प्रकार से कोई ग्रुप नहीं था, सारा समाज जो समाज था एक जैसा ही समाज था, कोई किसी का शोषण नहीं करता था। लेकिन जब समाज आगे बढ़ा, जैसे जैसे लोग शिकारी संग्रहकर्ता से खेती करने लगे, तो वहाँ पर एक प्रकार से जो हुआ जिसको हम बोलते हैं गुलामी या दासता की, क्योंकि जो रोमन है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दास प्रथा चलती है। दास प्रथा में क्या होता था कि कुछ लोगों को दास बना लिया जाता था, जो घरों में काम करते थे, या घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, या उत्पादन में खेती बाड़ी का काम करते थे ना। यानी यहाँ पर रोमन में, यूनान में कह सकते हो, यूनान में दास प्रथा आई, और दास प्रथा में क्या हुआ, समाज में डिवीजन आ गया, समाज बट गया। एक तो दास होते थे जो गुलाम होते थे, और दूसरा उनके जो मालिक होते थे या स्वामी होते थे। यानी समाज में गुलामी का युग है और समाज यहाँ पर बट गया। लेकिन जब समाज गुलामी या दासता से आगे बढ़ा तो क्या है, सामंतवाद आया। अब यहाँ पर सामंती समाज में कह सकते हो कि सामंती समाज में क्या रहा कि एक किसान था, दूसरा क्या था, सामंत थे, या जो कह सकते हैं कि पूंजीपति नहीं उनको बोलेंगे, बल्कि जमींदार। यानी समाज किसमें, किसान और जमींदार में बट गया। सामंतवाद में क्या भाई, किसान और जमींदार में समझ, यानी दो ग्रुप में बट गया, और इन दोनों में क्या है, संघर्ष है। उसी प्रकार से जब गुलामी का युग था, दास होते थे और जो उनके मालिक होते थे, तो गुलाम होता था गुलाम में, और जो इनका मालिक होता, स्वामी होता था, इनमें एक प्रकार का संघर्ष है। और दूसरा प्रकार जो सामंतवाद है, वहाँ पर भी हमें क्या संघर्ष दिखाई पड़ता, किसानों का, जमींदारों का संघर्ष है। उसी प्रकार से जब पूंजीवाद आया, जो प्रेजेंट टाइम का युग है, जब हम देखते हैं उद्योग धंधे लगे, तो पूंजीवाद में भी दो ग्रुप हैं। कौन कौन सा ग्रुप है, एक तो है पूंजीपति जिसने भैया कंपनी लगा रखी है, जिसकी फैक्ट्री है, जो उत्पादन का मालिक है, दूसरा है मजदूर। और एक प्रकार से अब जो समाज है, पूंजीपति और मजदूर में एक प्रकार से क्या है, संघर्ष होता है। कार्ल मार्क्स यही कहता है कि सारी चीजों पर पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया है, प्रोडक्शन यानी उत्पादन और वितरण पर पूंजीपतियों का कब्जा हो गया, और मजदूरों का क्या शोषण दमन हो रहा है। इसलिए कहता है कि मजदूरों को क्रांति करनी पड़ेगी। यानी जब समाज में तब तक शोषण होता रहेगा जब तक समाज में दो ग्रुप रहेंगे, और दो ग्रुप में क्या संघर्ष है। जब तक समाज में
एक प्रकार से ऊंच नीच रहेगा। जब तक एक प्रकार से आर्थिक रूप से असमानता रहेगी तब तक मजदूरों का शोषण होता रहेगा। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं, हे मजदूरों, तुम सारे इकट्ठा हो जाओ, इन पूंजीपतियों को हटा दो, क्योंकि जब समाज में पूंजीवाद खत्म हो जाएगा, पूंजीपति खत्म हो जाएंगे, इससे क्या होगा, उस समाज में हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां पर फिर समाज में साम्यवाद आ जाएगा। क्या, ना तो वहां पर कोई मजदूर होगा, ना तो कोई पूंजीपति होगा। जब सभी बराबर हो जाएंगे तब ना तो वहां पर कोई किसी का शोषण करेगा, ना तो वहां पर कोई किसी का दमन करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिर दोबारा साम्यवाद आ जाएगा। यानी फिर जिस प्रकार से हम आदिम समाज में रहते थे, वहां पर जब शिकारी संग्रह करता व्यक्ति था, जंगलों में रहता था, ना तो किसी का शोषण होता था, ना तो किसी का दमन होता था। ठीक है, अब उसी प्रकार से अब क्या है, जब हम इसी प्रकार से फिर जब पूंजीपति खत्म हो जाएंगे, सारे मजदूर रहेंगे, न तो कोई किसी का शोषण करेगा, यानी फिर एक प्रकार से साम्यवाद आ जाएगा। यही कार्ल मार्क्स के चरण है, यानी उसको कह सकते हैं ये 5 चरणों में उसने बांट रखा है। और इसी 5 चरणों को बना करके अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना और अच्छे से हेडिंग बना लेना 5 की और अच्छे से लिख लेना। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 क्या है, वर्ग और वर्ग संघर्ष। देखो, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमारे समाज में 2 वर्ग बन गया है। कौन कौन सा वर्ग है, एक है पूंजीपति, दूसरा है मजदूर वर्सेज मजदूर। अब जब समाज में एक पूंजीपति हो गया जो इंडस्ट्रियल है, जिसके पास पैसा है, जिसकी कंपनियां हैं, उत्पादन और वितरण सारे इसी के पास हैं, पैसा है, और मजदूर बेचारा क्या करता है, कंपनियों में काम करता रहता है। ठीक है, एक गरीब है, और जो लाभ होता है सारा कौन कमाता है, पूंजीपति कमाता है। इसलिए मजदूरों और पूंजीपति में एक प्रकार से क्या गया, संघर्ष हो गया है। क्या हो गया है, उनमें हमें संघर्ष दिखाई पड़ता है, पूंजीपति और मजदूरों में। ठीक है, उसी बात को लेकर के बताता है कि वर्ग संघर्ष है, यानी हमारे समाज में 2 वर्गों को लेकर के, खास तौर से जो पूंजीपति है और जो मजदूर है उसमें संघर्ष है। ठीक है, देखिएगा यहां पर जो 11.3 है पूंजीपति विशिष्ट वर्ग है। देखो मैं थोड़ा बता देता हूं, बुजुर्गवा वर्ग का मतलब क्या होता है, जो पूंजीपति है, जो इंडस्ट्रियल है, जो कंपनी, जिसके पास कंपनी है, फैक्ट्री, जो मालिक है, उसको बुजुर्गवा। सर्वहारा वर्ग का मतलब जो मजदूर वर्ग है। इस समाज में 2 वर्ग बन गए हैं, और जो पूंजीपति वर्ग है, जो सर्वहारा यानी जो मजदूर है, सर्वहारा मतलब मजदूर, इन्हीं में क्या होगा, समाज में संघर्ष हो रहा है। किसमें, बुजुर्गवा वर्ग में और सर्वहारा वर्ग में एक प्रकार से क्या है, संघर्ष है। उसी को क्या है, कार्ल मार्क्स यहां पर बताते हैं। ठीक है, दूसरा है जो पूंजीवाद है। पूंजीवाद में कौन कौन से वर्ग है, पूंजीवाद जब आता है तो एक तो जमींदार होता है, भाई जो जमीन का मालिक है, जिसके पास जमीन है। दूसरा जो मध्यम छोटे पूंजीपति होते हैं, यानी जो छोटे पूंजीपति हैं, जो छोटे छोटे कंपनी होती है उनकी। फिर वांछनीय सर्वहारा वर्ग का मतलब जो मजदूर है, जो कंपनियों में काम करता है, उसको बाला जाता है। किसान का मतलब जिन लोगों जो खेती बाड़ी करते हैं, किसान है। यानी पूंजीवादी जब समाज होता है तो उसमें 4 प्रकार के वर्ग है। एक तो जमींदार है, जमींदार जो किसान से रिलेट करेगा, ठीक है, और पूंजीपति किससे रिलेट करेगा, सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग से। इस प्रकार से हमें पूंजीवादी समाज में हमें इस प्रकार से वर्ग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि समाज में 2 वर्ग बन गए और उन्हीं वर्गों के बीच में क्या है, संघर्ष हमें दिखाई पड़ता है। यानी जो किसान है और यानी जमींदार है, उनमें हमें संघर्ष दिखाई पड़ता है। दूसरा कह सकते हैं जो मजदूर हैं और जो पूंजीपति हैं, कंपनी वाले, इनमें एक प्रकार से हमें संघर्ष दिखाई पड़ता है। वही कार्ल मार्क्स कहता है कि मजदूरों का शोषण हो रहा, दमन हो रहा, कौन कर रहा, पूंजीपति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया। यानी मजदूर जो बेचारा कंपनी में काम करता रहता है और मेहनत करता रहता है, और उसका जो पूरा फायदा है वो पूंजीपति कमाता है। यानी मजदूर जो काम करता है उसके श्रम को बेचा जा रहा है। एक प्रकार से मजदूर है बेचारा, दिन भर काम करता है, उसका जो श्रम है उस श्रम को ले जाकर के मार्केट में बेचा जाता है, और उसको कह सकते हैं उसके जो श्रम की कीमत है, जो मेहनत करता है उसकी कीमत उसको बहुत कम मिलती है। अगर कंपनी किसी प्रकार का लाभ कमाती है तब उसका लाभ उस मजदूरों को नहीं मिलता है। ठीक है, सारा लाभ किसको मिलता है, पूंजीपति को मिलता है। इसलिए कह सकते हैं मजदूरों और पूंजीपतियों में हमें एक प्रकार का संघर्ष दिखाई पड़ता है। ठीक है, पर 12 चैप्टर नंबर 12 क्या है, पूंजीवाद और शोषण। पूंजीवाद में जिस प्रकार से शोषण हो रहा, अरे पूंजीवाद जब से आया है, कंपनी लग गई, फैक्ट्री लगी, बड़ी बड़ी कंपनियां लग गई हैं, वो किस प्रकार से शोषण करी, खास तौर से मजदूरों का या जो सर्वहारा वर्ग है उसका। और पूंजीवाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, खास तौर से इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा।
पूंजीवाद की विशेषताएं। पूंजीवाद में कहते हैं भैया निजी संपत्ति होती है। पूंजीवाद में कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट अस्पताल होगा, प्राइवेट, यानी सारी चीजें क्या होती है, प्राइवेट कर दी जाती है पूंजीवाद में। यानी निजीकरण को बढ़ावा मिलता है, यानी हर चीज भैया प्राइवेट। जैसे आपने कहा कि इंडिया में इस टाइम क्या हो रहा, हर चीज को सरकार प्राइवेट कर दे रही ना, तो इसको क्या होता है कि निजी संपत्ति आ जाती है। पूंजीवाद का पहली विशेषता क्या है कि हर एक चीज को प्राइवेट कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो पूंजीवाद का उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। पूंजीवाद का उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा ले, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले। अरे भाई किसी ने कंपनी लगा रखी है, प्राइवेट कंपनी है, किसी ने स्कूल खोल रखा है, किसी ने अस्पताल खोल रखा है। अभी जिसने अस्पताल खोला है उसका इंसानों की भलाई करना नहीं है, लोगों का इलाज करना नहीं है, बल्कि लूट ठसोट किसी तरह से पैसा कमा ले। उसी प्रकार से तुम देखा कि जो प्राइवेट स्कूल है, कॉलेज है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य शिक्षा नहीं है बल्कि पैसा कमाना है। यानी उन्होंने एक प्रकार से कह सकते हैं पैसे के लिए उन्होंने स्कूल खोल रखे हैं। लोगों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लोगों की शिक्षा नहीं देना चाहते, आगे बढ़ानी चाहते, बल्कि वो ज्यादा ज्यादा पैसा नहीं कह सकते। पूंजीकरण का जो मुख्य उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। दूसरा, पूंजीवाद में क्या होता है, दिहाड़ी मजदूरों को रखा जाता है, वेतन भोगी लोग रखे जाते हैं और जिनका क्या होता है कम सैलरी दी जाती है और इनसे खूब काम करवाया जाता है। एक प्रकार से इनका क्या होता है, इनका शोषण होता है, इनका दमन होता है एक प्रकार से, अगर हम लोग देखें। दूसरा, पूंजीवाद से क्या होता है कि एक प्रकार से बाजार में कंपटीशन बढ़ता है। पूंजीवाद क्या करता है, बाजार में कंपटीशन लेकर करता है, यानी जो बाजार में एक प्रकार से कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, स्पर्धा बढ़ जाती है, हर चीजें जो होती महंगी होती चली जाती हैं। ठीक है, चीज यानी वस्तुओं में। दूसरा, वस्तुओं का संचालन होता है, यानी एक वस्तु दूसरी जगह पर दूसरी, ये ज्यादा से ज्यादा चीजें, यह एक प्रकार से कहे कि हर एक चीज को बेचने का प्रयास किया जाता है पूंजीवाद के जरिए। कोई भी चीज हो, हर चीज बेची जाती है, हर चीज आज के 10 साल 15 साल 50 साल पहले जो चीज कभी बिकती नहीं होगी, अरे पानी भी लोग बेच रहे हैं। यानी इसको पहले किसी ने सोचा नहीं कि भैया पानी भी बिकेगा, लेकिन पूंजीवाद ऐसी चीज है जो हर एक चीज को बेच, मिट्टी है, आदमी के सर के बाल भी बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। यानी कह सकते हैं जिन चीजों को लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये भी दुनिया में कभी बिकेगा, भविष्य में बिकेगा, उसको भी क्या कर रहा, पूंजीवाद बेच रहा है। यानी पूंजीवाद में हर एक चीज को उसने बिक्री के लिए उपयोगी बना लिया है, बेचने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से मार्क्स द्वारा पूंजीवाद की आलोचना, जो कार्ल मार्क्स है वो पूंजीवाद की क्या करता है, आलोचना करता है। क्योंकि मार्क्सवाद का कहना है कि जो उत्पादन है, वितरण है, पूंजीपतियों ने एक प्रकार से राज्य पर कब्जा कर लिया है, ज्यादा से ज्यादा मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, मजदूरों का शोषण दमन होता है, मजदूर दिन भर काम करता है, बल्कि जो कंपनी को लाभ होता है, सारा लाभ जो पूंजीपति हैं, जो मजदूर कंपनी के मालिक हैं, वो उनको लाभ मिलता है। मजदूरों का सिर्फ शोषण होता है, दमन होता है। इसलिए कहता है कि हे मजदूरों तुम उठो और इस जो पूंजीपति है इसको खत्म कर दो, क्योंकि जब तक पूंजीपति रहेगा तब तक मजदूरों का भला नहीं हो सकता है, तब तक समाज में पूंजीपति और मजदूर में संघर्ष होता रहेगा। संघर्ष तभी खत्म होगा जब पूंजीपति को समाप्त कर दिया। इसलिए कह सकते कार्ल मार्क्स खूनी क्रांति की बात करते हैं, कहते हैं हे मजदूरों उठो, अरे कह सकते हैं पूंजीपतियों को समाप्त कर दो। जब पूंजीपति नहीं रहेगा तब समाज में क्या रहेगा कि ना तो एक प्रकार से क्या हमें देखने मिलेगा भाई, जब पूंजीपति रहेगा तो ना तो कोई किसी का शोषण करेगा, ना तो कोई किसी का दमन करेगा। समाज में जो संघर्ष है वह संघर्ष भी एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर है लास्ट और चैप्टर नंबर 13, गृह कार्य का सामाजिकरण, यानी जो हमारा घरों का काम है, एक प्रकार से महिलाओं के लिए कई योगदान है। जैसे जेंडर और काम को समझना, यानी कहने का मतलब कि जैसे हम लोग ज़्यादातर जो काम होते हैं महिलाओं के बे ही भरोसे हैं। घरों के काम क्या है, ज़्यादा घरों के काम करती महिलाएं करती ना, एक प्रकार से देखा होगा ना कि भाई खाना बनाना हो, बर्तन मांजना हो, सफाई करना हो, घर की देखभाल करना हो, तो महिलाओं की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। तो एक कहा जा रहा है कि ये सारी जिम्मेदारी महिलाओं पर नहीं बल्कि पुरुषों पर भी जिम्मेदारियां होनी चाहिए। इसी के जरिए हम जेंडर को समझ सकते हैं। एक प्रकार से देखा ना कि महिलाओं को घरों तक ही सीमित कर दिया है, महिलाएं घर पर ही रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं, घरों के काम करते रहते हैं। पुरुष जाकर के बाहर कमाता है, धमाता है, पैसे लाता है, बल्कि महिलाओं घर की चार दीवारी में उनको सीमित कर दिया है। गृह कार्य के सामाजिकरण में इनके क्या विचार हैं, तो इसको एक प्रकार जेंडर और काम को समझना, इसको पढ़ लेना। महिलाओं के लिए कोलतोलोताई जो है इनका योगदान क्या है, महिलाओं के लिए इनका जो योगदान है, आप इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिए, खास तौर से अगर पूछा जाए एग्जाम में, ताकि आप इसको लिख करके जरूर आए। जैसे 13.5 नहीं बल्कि एक काम करना, जेंडर और काम को समझना। जेंडर और काम का मतलब ये तो कि काम के जरिए हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से भेदभाव होता है।
काम के जरिए आपने देखा ना कि महिला कुछ काम करती, पुरुष कुछ काम करता है। देखो महिला को अगर देखो घर की क्या, चूल्हा चौका बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, इस प्रकार के घर को लोगों की देखभाल। उसी प्रकार से जो पुरुष होता है बाहर जाता है, कमाता है, धमाता है, उस प्रकार के काम करता है। इससे हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे जो महिलाएं हैं किस प्रकार के काम करती हैं, जैसे देखो ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, सिलाई कढ़ाई का काम हो गया। पुरुष क्या करता है, ज्यादातर दूसरे प्रकार के कामों को करता है उस प्रकार। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जेंडर को समझ सकते हैं। यानी महिला और पुरुषों में किस प्रकार से भेदभाव होता है, किसके आधार पे, काम के आधार पे जो भेदभाव होता है उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और खास तौर से 13.4 जो है महिलाओं के लिए तलाई का योगदान क्या है, इसको पढ़ के आप लोग जरूर जाइएगा। ठीक है, खास तौर से आपकी जो बुक थी BPSC 113, इसके जितने चैप्टर थे 13 के 13 चैप्टर थे, मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं। खास तौर से इजी लैंग्वेज में आसानी तरीके से बताने की बात की है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में जाकर के इसको अच्छे से लिख सकें। ठीक है।